हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा का नॉवेल देवकांता संतति सीरीज़ का 11वां भाग। देवकांता संतति 11वां भाग, पहला बयान। कद के हिसाब से वह साया काफ़ी नाटा था। उसका सारा जिस्म काले कपड़ों और चेहरा नकाब से ढका हुआ था। इस वक्त हम उसे एक ऐसी गुफा में देख रहे हैं जिसके अगल बगल लाइन बनाकर कम से कम 5 आदमी एक साथ चल सकते हैं। कमर से बंधा कमंद, बगल में लटका अय्यारी का बटुआ और हाथ में जलती हुई मोमबत्ती को देखकर आप बहुत कुछ आसानी से समझ सकते हैं कि वह कोई अय्यार है। हाँ, जब तक उसके चेहरे पर नकाब है तब तक हम और आप उसके नाम से तो वाकिफ़ हो ही नहीं सकते। मोमबत्ती को हाथ में लिए वह उसकी रोशनी में बढ़ा चला जा रहा है। उसके चलने के अंदाज से ही साफ जाहिर होता है कि वह सुरंग के हर रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ़ है और अक्सर वह यहाँ आता जाता रहता है। सुरंग के कई मोड़ घूमने के बाद वह एक कमरे के बंद दरवाजे पर रुक गया। बटुए में हाथ डालकर एक चाबी निकाली और बड़ी आसानी से कमरे के बाहर लटका एक मोटा सा ताला खोल दिया। अब वह एक छोटी सी कोठरी में पहुंच गया। सामान के नाम पर कोठरी में एक सुई तक नहीं। बिना इधर उधर देखे वह कोठरी की एक दीवार में बनी अलमारी की तरफ बढ़ गया। उस अलमारी में भी एक छोटा सा ताला लटक रहा था, जिसे बटुए से एक दूसरी चाबी निकालकर उसने खोला। हम देखते हैं कि वह अलमारी नहीं बल्कि किसी खास जगह जाने का रास्ता है। मोमबत्ती की रोशनी में इतना तो चमक रहा है कि वह रास्ता है, मगर उससे आगे के हिस्से में जो भी कुछ है वह अंधेरे में डूबा हुआ है। नाटा नकाबपोश बेखौफ अलमारी नुमा चौखट पार करके वहाँ दाखिल हो गया। ये एक इतनी सकरी सुरंग थी जिसमें से एक बार में केवल एक ही आदमी बाहर हो सकता था। ऐसे वक्त में अगर सामने से कोई आए तो दोनों अटक कर ही रह जाएं, मगर सामने से कोई आया नहीं। वो आराम से आगे बढ़ता रहा। ज्यों ज्यों नकाबपोश आगे बढ़ रहा था, सुरंग ढलान का रूप लेती जा रही थी। ढलान इतना ज़्यादा हो गया कि ठीक बच्चों का रपटना जैसा हो गया। ज्यों ज्यों ढलान बढ़ता जा रहा था, सुरंग की छत ऊंची होती जा रही थी। इस सुरंग के कई मोड़ काटने के बाद नाटा नकाबपोश एक ऐसे कमरे में पहुंच गया जिसमें एक मशाल जल रही थी। कमरे की ज़मीन पर बहुत सी घास पड़ी थी, मानो वह कोई अस्तबल हो। हम अगर ज़मीन पर पड़ी घास के ऊपर पड़े एक बूढ़े मर्द और दूसरी बूढ़ी औरत को न देख लेते तो यही अंदाज़ा लगता कि वह अस्तबल है। नाटेसाई की आहट सुनकर बूढ़ा मर्द हाथ इधर उधर हवा में फैलाता हुआ खड़ा हो गया। बोला, कौन है? मैं आपका मददगार ही हूँ द्वारका सिंह जी। नाटे के मुंह से महीन आवाज़ निकली। बेटे, यहाँ हमारा मददगार कौन आएगा? द्वारका सिंह, जो वाकई अंधा था, अपनी ज्योतिहीन आंखों से आवाज़ के अंदाज से नाटे नकाबपोश की तरफ देखता हुआ बोला, हमें तो सिर्फ ये बताया गया है कि हम महारानी देवकी की कैद में। हम अंधे, लाचार और गरीबों को तो ये भी नहीं बताया गया कि हमारा जुर्म क्या है। हम तो चंपानगर के रहने वाले भी नहीं। राजा सुरेंद्र सिंह के मातहत भरतपुर की सीमा पर रहते थे। न जाने क्यों हमें पकड़कर यहाँ कैद कर दिया गया है। न जाने हमारे बेटे का क्या हाल होगा। मैं आपके बेटे देव सिंह का ही दोस्त हूँ द्वारका सिंह जी, नाटे साई ने कहा, और आपको इस कैद से आज़ाद कराने ही आया हूँ। देव सिंह का दोस्त? बड़बड़ाती हुई अंधी बुढ़िया ममता से पागल होकर एकदम खड़ी हो गई। मेरा देव तो ठीक है बेटे। लड़खड़ाती हुई बुढ़िया गिरने वाली थी कि नाटे साई ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और बोला, फिक्र मत करो माँ जी, देव सिंह बिल्कुल ठीक है। बेटे, अगर तुम हकीकत में देव के दोस्त हो तो हमें इस नरक से लिवा ले चलो। द्वारका सिंह बोले, ये जालिम तो हमें खाना भी पेट भर नहीं देते। मांगते हैं तो देव को ख़त्म करने की धमकी देते हैं। द्वारका सिंह ने दर्द में डूबी आवाज़ के साथ न जाने कितनी शिकायतें कर डाली। अभी उनकी शिकायतें पूरी भी नहीं हो पाई थी कि नकाबपोश ने दोनों को बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया। बेहोश होते होते द्वारका सिंह ने कहा, तुम देव सिंह के कैसे दोस्त हो बेटे, जो हमें खुशबू की चीज़ सुंघाकर बेहोश? नाटे साई ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दोनों को बेहोश करने के बाद गठरियों में बांधा। गठरियाँ कंधे पर लादी और जिस रास्ते से आया था उसी से लौट पड़ा। जिस वक्त कोठरी का दरवाज़ा पार करके वह उस चौड़ी वाली सुरंग में आया तो दाहिनी तरफ की सुरंग से 3 सिपाहियों को आते देखा। उनमें से एक के हाथ में खाने की थाली थी। पाठक समझ सकते हैं कि वे महारानी देवकी के सिपाही हैं। नकाबपोश को देखते ही वे एकदम चीख पड़े, ए कौन है, खबरदार! नाटे साय ने भी दोनों गठरियाँ तेजी से ज़मीन पर रखी और बोला, चुपचाप वापस चले जाओ। बेकार क्यों अपनी जान के दुश्मन बनते हो? खबरदार जो बकवास की। उनमें से एक, जिसके हाथ में जलती हुई मशाल थी, बोला, इन गठरियों में क्या लिए जाते हो? वही दोनों गरीब अंधे और लाचार देव सिंह के माता पिता जिनके लिए तुम यह खाना लिए जाते हो। बाप का माल है जो गठरी बनाई और लेकर चल दिया। खाली हाथ सिपाही ने म्यान से तलवार निकालते हुए कहा, और तुम्हारे क्या दादा का माल है जो इन्हें कैद कर रखा है? नाटे नकाब पोश ने भी बिना किसी खौफ के कहा,
और कमर में लगा रखा चमचमाता हुआ बर्छा निकाल लिया। वे सिपाही 3 थे और नकाबपोश अकेला। तो वे भला तीनों क्यों डरते? नकाबपोश तो इतने हौसले वाला था कि उन तीन को भी देखकर नहीं डर रहा था। फिर भला उन्हें भिड़ने से कौन रोक सकता था? मशाल वाले ने मशाल दीवार पर एक जगह लगाई, थाली वाले ने थाली फेंकी और अपने साथी की मदद के लिए उसने भी तलवार खींच ली। उसकी देखा देखी तीसरे ने भी ऐसे ही किया, मगर बेचारे मदद करने के बजाय अपनी भी जान गंवा बैठे। बात की बात में नकाबपोश ने उन तीनों को बैकंड पहुंचा दिया। बर्छे में लगा खून उन्हीं में से एक के कुर्ते से पहुंचा वापस कमर में खौंस गठरी या कंधे पर लटका गुफा में बाईं ओर को चल दिया। एक जगह जहाँ गुफा बंद थी वहाँ एक लोहे की सीढ़ी ऊपर गुफा की तरफ चली गई थी। जैसे ही उसने सीढ़ी के सबसे निचले डंडे पर पैर रखा, छत पर थोड़ा सा भाग खुद ब खुद खुल गया। अब वह जहाँ निकला, पाठक उस जगह को खूब अच्छी तरह पहचानते हैं। यह वही कब्र है जिस पर शिवलिंग बना हुआ है। उसके निकलते वक्त शिवलिंग कमल के फूल की तरह खिला हुआ था। इस शिवलिंग वाली कब्र का हाल हमारे पाठक तीसरे भाग के 12वें बयान में बखूबी पढ़ा है। कमल के फूल की तरह खिले हुए शिवलिंग से बाहर आते ही फूल सिमट कर फिर शिवलिंग बन गया। आपको याद होगा कि यह कब्र चंपानगर की एक पाकीजा माने वाली नदी के किनारे शमशान घाट पर है। हम जब से इस नाट्य साई के साथ हैं तब से पहली ही बार खुले आकाश के नीचे आए हैं और हम लिख सकते हैं कि ये रात का वक्त है। आकाश पर अनगिनत तारे टिमटिमा रहे हैं। इस जगह नाटे साए के अलावा दूर दूर तक किसी आदमी के साए तक का भी गुमान नहीं होता। शिवलिंग से बाहर आकर नाटे साए ने अच्छी तरह से इधर उधर देखा और किसी को वहाँ मौजूद न पाकर नदी की तरफ बढ़ गया। नदी के किनारे वह ऐसी जगह पहुंचा जहाँ एक छोटी सी नाव खड़ी थी। नाव खुद ब खुद ही पानी के बहाव के साथ न चलते, इस सबब से किसी ने किनारे पर लकड़ी की एक गिट्टक गाड़ कर लकड़ी के जरिए नाव उससे बांध रखी है। नाटे साए ने पहले दोनों गठरियाँ नाव में रखी और रस्सी खोलकर वापस नाव में आया। खुद ही नाव चलाता हुआ वह पहले तो कुछ देर नाव के बहाव के साथ चलता रहा, फिर पानी को काटता हुआ वह नदी के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ गया। किनारे पर पहुंचकर उसने फिर उसी तरीके से किनारे पर गिट्टक गाड़ी, नाव को उसके साथ बांधा और दोनों गठरियों को पुनः कंधे पर लाद कर आगे बढ़ गया। नदी के इस पार जिसमें वह घुसा था बड़ा ही गहरा जंगल था। अभी ज़रा एक दो शायद के लिए हम उनकी तरफ से ध्यान अटक उठाकर नाव की तरफ ही देखते हैं, क्योंकि इस बार हमें नाव की तरफ कुछ खटका नज़र आता है। हमारे देखते ही देखते नाव के पानी के अंदर से एक खूबसूरत लड़की निकली। कहने की बात नहीं है कि उसके सारे कपड़े पानी से तर हैं, मगर इस बात की जैसे उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। उसकी नज़र तो आगे जाते हुए नाटे नकाब पोश पर है। हालांकि इस वक्त अंधेरा है, आकाश पर चंद्रमा भी नहीं है, मगर तारों की हल्की सी रोशनी में हमें इस लड़की का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा महसूस हो रहा है। इसके बावजूद भी रोशनी इतनी कम है कि हम उसे पूरी तरह नहीं पहचान पा रहे हैं। उसी सबब से हम उसका नाम यहाँ साफ साफ नहीं लिख सकते। हाँ, इतना तो लिख ही सकते हैं कि इस लड़की को हम उस वक्त फ़ौरन ही पहचान जाएंगे जब यह कुछ देर के लिए भी रोशनी में आएगी। खैर, देखा जाएगा, इसकी कार्रवाई तो देखें। हर शायद उसकी नज़र नाटे नकाबपोश पर जमी हुई है। वह उसी के पीछे पीछे बढ़ गई। वे दोनों बेधड़क जंगल को पार करने लगे। काफ़ी दूर तक का रास्ता तय करने के बाद वे भूतेश्वर नाथ के मकान पर पहुँचे। उस मकान का हाल पाठक 10वें भाग के पहले बयान में पढ़ाए हैं। तालाब के बीचों बीच बना यह मकान इस वक्त ऐसा शांत पड़ा है मानो उसमें कोई हो ही ना, या हो तो सो रहा है। वो लड़की एक दरख्त के पीछे छुपी नाटे नकाबपोश की एक एक हरकत बहुत गौर से देख रही है। नाटे नकाबपोश ने जेब से एक क्षमादान निकाला और उसे चकमक से जलाकर मकान की तरफ मुंह किया और एक खास तरीके से क्षमादान वाले हाथ को नचाने लगा। उसके नाचते हुए हाथ को दरख्त के पीछे छुपी लड़की बहुत ही गौर से देख रही थी। अगर कोई आम आदमी क्षमादान वाले हवा में नाचते हुए हाथ को नाचता हुआ देखे तो सिर्फ इतना ही समझ सके कि हवा में थिरकता जाला हुआ क्षमादान एक खास तरीके से थिरक रहा है, मगर हमें इस खास थिरकन में कोई बहुत ही गहरा भेद मालूम पड़ता है। दरख्त के पीछे छुपी लड़की उसके क्षमादान को देखकर खुद ही बड़बड़ाई, ओह, तो तुम पल्लवी हो, अब समझी। नन्ही का बेस बनाकर वहाँ रहती थी और अब द्वारका सिंह और धर्मवती को गुरु भूतेश्वर के पास ले आई हो। इसका मतलब गुरु भूतेश्वर नाथ भी इस मामले के बीच में पड़े हैं। हम नहीं कह सकते कि सिर्फ थिरकते क्षमादान को देखकर ये लड़की इतनी बातें कैसे समझ गई। खैर, आगे नहीं समझ में आया तो आपको भी ज़रूर ही बताएंगे। इस वक्त तो हम इतना ही कह सकते हैं कि वह लड़की उपयुक्त लफ्ज़ बड़बड़ा कर चुप हो गई। जवाब में मकान के अंदर से भी एक जला हुआ क्षमादान चमका। बस उधर के क्षमादान ने किसी की तरफ थिरक कर कोई इशारा नहीं किया। नाटा नकाबपोश जिसका नाम ये लड़की ठीक ठीक समझ गई थी, यानी पल्लवी, पाठक ये नाम 10वें भाग के पहले ही बयान में पढ़ा है, क्षमादान बुझाकर खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर बाद मकान के पीछे से तालाब में एक खास तरीके से लहराती हुई नाव पल्लवी के पास आई। दोनों गठरियाँ लेकर पल्लवी नाव में बैठ गई।
नाव चलाने वाले ने नाव वापस मोड़ी और उसी रास्ते पर मकान की तरफ वापस लौट आया। उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। हम नहीं जानते कि पल्लवी मकान के अंदर जाकर भूतेश्वर नाथ से मिली अथवा किसी और से। हाँ, हमें ये ज़रूर मालूम है कि वह कोई आधे घंटे मकान में रही और इस आधे घंटे वह लड़की आराम से उसी दरख्त के पीछे खड़ी रही। आधे घंटे बाद फिर उस पल्लवी के जिस्म पर वे काले कपड़े ज़रूर है, मगर चेहरे पर नकाब नहीं है। इस वक्त वह नन्ही के भेष में भी नहीं, यानी असली सूरत में है। उसे किनारे पर छोड़ उधर नाव वापस चली। इधर पल्लवी बिना उस तरफ कोई ध्यान दिए जिस जगह से आई थी उसी तरफ रवाना हो गई। दरख्त के पीछे छुपी लड़की फिर सावधानी के साथ उसके पीछे लग गई। द्वारका सिंह और धर्मवती की गठरी तो वह मकान में छोड़ी आई है। उसके पीछे लगी वह लड़की सोचने लगी कि क्यों ना अब वह पल्लवी को दबोच ले और अपनी गिरफ्त में लेकर उसे उसकी करनी का मज़ा चखाए। उसका ध्यान था कि अब पल्लवी वापस चंपानगर ही जाएगी। अभी वह अपने इस ख्याल को पूरा करना चाहती ही थी कि आगे जाती पल्लवी को देखकर खुद ब खुद ही बुदबुदा उठी। अरे, ये रास्ता तो चंपानगर को नहीं जाता, फिर भला ये इधर कहाँ जा रही है? मालूम पड़ता है कि गुरु भूतेश्वर नाथ ने इसे कोई दूसरा ज़रूरी काम सौंपा है। खैर, देखो तो सही कि ये कहाँ जाकर क्या काम करती है। अपने इन्हीं अल्फाजों के बाद लड़की ने पल्लवी के सामने आने और उसे अपने कब्ज़े में करने का इरादा छोड़ दिया और उसी तरह पीछा करने लगी। जंगली पहाड़ियों के ऊंचे नीचे टीलों पर से गुजरती हुई ये दोनों जंगल में एक ऐसी जगह पहुंच गई जैसे जंगल की और किसी जगह की बनिस्बत खुली हुई जगह कहा जा सकता है। इस जगह को भी पाठक खूब अच्छी तरह पहचानते हैं। 10वें भाग के 9वें बयान में पढ़ भी आए हैं। इसी खुली जगह पर एक खो चमक रही थी। पाठकों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये वही खो है जिसमें चामुंडा रहता है और शेर सिंह ने चामुंडा को अपना दोस्त बनाया था। चामुंडा शेर सिंह, रमाकांत, शंभूदास और बंकम दास को इसी खो में ले गया था। हमारा ख्याल है कि पाठकों को 10वें भाग के 9वें बयान का हाल खूब अच्छी तरह से याद आ गया होगा। उसी खो के मुहाने पर खड़े होकर पल्लवी ने शेर सिंह की तरह जाफिल बजाई। पाठकों के लिए यहाँ पूरा हाल मुख्तसर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं समझते। ठीक उसी तरह चामुंडा जाफिल की आवाज़ के साथ हाथ में मशाल लिए खो के मुहाने से निकला। ये लिखने की भी हम ज़रूरत महसूस नहीं करते कि वह लड़की सब कुछ अच्छी तरह देख और समझ रही थी। चामुंडा ने पल्लवी के पास आकर कहा, पल्लवी, तुम यहाँ इस वक्त कैसे? गुरुजी ने तुम्हारे लिए कुछ खास पैगाम लेकर मुझे भेजा है, पल्लवी ने कहा। आओ तो, चामुंडा ने कहा और वापस खो के मुहाने की तरफ मुड़ गया। पल्लवी उसके पीछे चली। पल्लवी के पीछे वह लड़की। जिस रास्ते से वे गुजरे उस रास्ते का हाल पहले लिखा जा चुका है। बस यहाँ सिर्फ इतना ही लिखना है कि वह लड़की भी इन दोनों के पीछे बराबर लगी रही। सकरी और लंबी लंबी सुरंगों से गुजर कर वे एक कमरे में पहुँच गए। चामुंडा के साथ पल्लवी भी कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद होते ही लड़की उसके करीब पहुंची। किवाड़ों की दरार से आग लगाकर उसने अंदर देखा। चामुंडा और पल्लवी के अलावा कमरे में बंकम दास और शेर सिंह भी मौजूद थे। कमरे में एक कालीन बिछा हुआ था। बीच में क्षमादान चल रहा था। क्षमादान के चारों तरफ वे चारों बैठ गए। कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर पल्लवी ने पूछा, गुरुजी ने पूछवाया है कि जो काम गुरुजी ने आपको सौंपा था वो हुआ या नहीं? क्या गुरुजी नहीं जानते कि उनके शागिर्द कोई काम करें तो ना होने का कोई सवाल ही नहीं हुआ करता? शेर सिंह ने कहा। गुरुजी ने सारा हाल मुख्तसर में मांगा है, पल्लवी ने कहा। सारा काम उसी तरह से किया गया है जिस तरह से गुरुजी ने हुक्म दिया था, चामुंडा ने कहा। रमाकांत, शंभूदास और बंकम दास को एक दरख्त के नीचे छोड़कर पहले तो शेर सिंह घुड़सवारों के पीछे गया, लेकिन जब अंधेरा होने पर भी वह वापस न लौटा तो बंकम दास, रमाकांत और शंभूदास को वहीं छोड़कर चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही ये दोनों कमरे में बैठे शेर सिंह और बंकम दास की तरफ इशारा करके कहा, बंकम और शेर सिंह बनकर शंभूदास और रमाकांत को यहाँ ले आए। गुरु भूतेश्वर नाथ का हुक्म था कि रमाकांत और शंभूदास को आखिर तक भी ये ना मालूम हो सके कि वे किसी दुश्मन के हाथ में लगे हैं। इसी सबब से बड़ी तरकीब के साथ काम करना पड़ा। इस तरह से चामुंडा ने वह सारा हाल पल्लवी के सामने बयान कर दिया। आखिर में बोला, हम ये खबर अभी गुरुजी के पास पहुँचाने की सोच ही रहे थे कि तुम्हारी जाफिल की आवाज़ आई, लेकिन जो हाल तुमने बयान किया है वो हमें तो बड़ा ही ऊटपटांग लगा, पल्लवी ने कहा। रमाकांत और शंभूदास तो इन दोनों को शेर सिंह और बंकम दास समझ ही रहा था। इस तरह से इस खो में दाखिल होते ही वे दोनों तुम्हारे कब्जे में आ गए थे। फिर भला इतने लंबे चक्कर, यानी शंभूदास को सकरी गुफा में ही गायब कर देना, गुफा से बाहर बाग में पहुंचकर तुम तीनों यानी तुम्हारा और इन दोनों का यह नाटक करना कि शंभूदास कहाँ गायब हो गया, तुम्हारा वापस गुफा में देखना, फिर बंकम और शेर से इन दोनों की रमाकांत के सामने बहस, तुम्हारे पीछे बंकम का सुरंग में घुसना, फिर अपने ही एक आदमी पर शंभूदास का मेकअप करके उसी रमाकांत के सामने वापस लाना, नकली शंभूदास के साथ रमाकांत को बाग वाली इमारत के कमरे में रखना। आखिर इस सब नाटक की क्या ज़रूरत थी? जैसे ही वे गुफा में घुसे थे
तुम लोगों ने खुलेआम गिरफ्तार कर सकते थे। यह नाटक इसलिए किया गया ताकि गिरफ्त में आने के बाद भी आखिर तक उनमें से किसी को पता न लग सके कि वे गिरफ्त में हैं या किसी दुश्मन के बीच फंस गए। यही सबब है कि वे अभी तक नहीं जानते कि वे कैद हो चुके हैं, मगर अभी तक यही जानते हैं कि वे शेर सिंह के दोस्त चामुंडा के यहाँ मेहमान हैं। हालांकि दोनों को अलग अलग रखा गया, मगर वे ये भी नहीं जानते कि वे एक दूसरे के साथ नहीं हैं। रमाकांत के साथ एक नकली शंभुदास है और शंभुदास के साथ एक नकली रमाकांत। वो तो ठीक है, मगर आप लोगों ने ऐसा किया किस मकसद से है? पल्लवी ने सवाल किया। अगर वे दोनों ये जान ही जाते हैं कि वे जिस शेर सिंह व बंकम दास के साथ आए हैं वे नकली हैं और वे हमारी कैद में फंस गए, तब भी क्या फ़र्क पड़ता है? ये बात तो हम नहीं जानते, चामुंडा ने कहा। ये बात तो गुरुजी ही जानते होंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता। हमें तो उन्होंने यही हुक्म दिया था कि रमाकांत और शंभुदास को इस तरीके से कैद किया जाए कि कैद में होने के बावजूद भी वे ये ना समझे कि वे कैद में हैं, और जिन शेर सिंह और बंकम दास के साथ वे यहाँ आए हैं वे नकली हैं। वे यही समझे कि वे शेर सिंह के दोस्त चामुंडा के मेहमान हैं। खैर, गुरुजी की बातें तो उनके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता, पल्लवी ने कहा। हाँ, तो गुरु भूतेश्वर नाथ का ये पैगाम लेकर यहाँ मौजूद हुई हूँ कि इन दोनों को कल भूतेश्वर नाथ के सामने पेश किया जाए। ये पैगाम सुनकर उन तीनों यानी चामुंडा और शेर सिंह तथा बंकम दास बने दोनों अय्यारों ने इकरार में गर्दन हिला दी। कुछ देर तो वे इधर उधर की बातें करते रहे। फिर बातों बातों में पल्लवी ने इच्छा जाहिर की कि वह शंभुदास को देखना चाहती है। चामुंडा इत्यादि ने उसकी ये इच्छा पूरी करने में किसी तरह की हुज्जत नहीं की। दरवाजे से आंख लगाकर देखती हुई लड़की ने जैसे ही ये देखा कि उनकी बातें खत्म हो गई और वे उठ गए, तो वह झट से वापस लौट गई और सुरंग के एक मोड़ पर जाकर कमरे की तरफ देखने लगी। पल्लवी सहित वे चारों कमरे से बाहर निकले, दरवाज़ा बंद करके एक के पीछे एक सुरंग में दूसरी तरफ बढ़ गए। लड़की ने उनका पीछा किया। इस जगह पतली पतली सुरंगों का बड़ा ही चक्करदार जाल बिछा हुआ था। इन्हीं में चकराते हुए वे एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जहाँ शंभुदास और रमाकांत आपस में बैठे बातचीत कर रहे थे। उनको कमरे में दाखिल होता देख रमाकांत बोल पड़ा। आओ, कहाँ चले गए थे आप लोग? बैठो। यूं ही ज़रा कुछ काम की बातें कर रहे थे, चामुंडा ने जवाब दिया। कहो, आप लोग ठीक तो हो? हाँ, ठीक क्यों नहीं होंगे? शंभुदास ने मुस्कुराते हुए कहा। बरसों बाद तो आज आज़ादी की हवा में सांस ली है। हम तो समझते थे कि उस दुष्टा ने तो हमारी बाकी सारी ज़िंदगी उसी नर्क में झोंक दी है, और सच भी है, उसका तो यही इरादा था। वो तो भला हो शेर सिंह और बंकम दास का जो आज इतनी हिम्मत करके वहाँ से निकाल लाए। सच, सारी उम्र हम इनके शुक्रगुजार रहेंगे। यह तो हमारा फ़र्ज़ था महाराज, शेर सिंह बना हुआ अय्यार बोला। वो तो मालूम नहीं था कि कमबख्त देवकी ने आपको इस तरीके से कैद कर रखा है। सारी दुनिया की तरह हम भी यही समझे थे कि आप मर चुके हैं। मुस्कराते हुए शंभुदास ने उसकी बात पूरी की। हमें मरा समझने वालों की गलती भी क्या है? उस पापिन ने मशहूरी ऐसा करा दिया था। खैर, उसे तो उसके पापों की सज़ा मिलेगी। मगर ये आपके साथ नई लड़की कौन है? इसका नाम पल्लवी है महाराज, चामुंडा ने जवाब दिया। हमारे ही साथ की अय्यार है। इसके बाद कुछ देर इसी तरह की उधर उधर की बातें होती रही। फिर शेर सिंह ने शंभुदास से कहा, हम एक और ज़रूरी काम से निपट कर आते हैं महाराज। वापस आकर आपका और रानी देवकी का सारा हाल मुख्तसर में सुनेंगे। यह कहकर वे दोनों चारों बाहर निकल गए। उनके बीच होने वाली सारी बातें उस लड़की ने बखूबी सुनी थी, बल्कि वह वाक्य भी सुना था जो कमरे से काफ़ी दूर निकल आने के बाद चामुंडा ने पल्लवी से कहा था। इस जगह शंभुदास असली है और रमाकांत नकली, यानी हमारा एक ही आदमी है। जवाब में पल्लवी ने क्या कहा, उनके पीछे यहाँ तक आने वाली लड़की ने यह सुनने की कोई कोशिश नहीं की। यहाँ से वह उन चारों के पीछे भी नहीं गई, बल्कि एक ऐसी जगह छुप कर बैठ गई जहाँ उन चारों में से उसे कोई नहीं देख सके। करीब 15 शायद बाद वह अपनी छुपी हुई जगह से निकली और उसका सारा ध्यान उस कमरे की तरफ था जिधर शंभुदास और रमाकांत मौजूद थे। उस कमरे का दरवाज़ा पहले की तरह ही इस वक्त भी खुला हुआ था। दबे पाँव वह लड़की उस कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे के पास जाकर वह एक शायद के लिए ठिठकी। कुछ सोचा और बटुए से एक काली नकाब निकालकर अपने चेहरे पर डाल ली। इसके बाद उसने ये सुनने की भी कोशिश नहीं की कि रमाकांत और शंभुदास आपस में क्या बातें कर रहे हैं। उसने अपनी कमर से खंजर निकाला और ठीक किसी जिन्न की तरह कमरे में कूद पड़ी। अभी वे दोनों को समझ भी नहीं पाए थे कि एक शायद के लिए उस औरत के हाथ में दबा खंजर चमका और शंभुदास के साथ साथ रमाकांत बने अय्यार के मुंह से भी चीख निकल गई। चीखते हुए उसने कमरे से बाहर निकलना चाहा, मगर लड़की ने बड़ी तेज़ी से उसकी टांगों में अड़ंगी मारी। एक चीख के साथ वह मुंह केवल ज़मीन पर गिर पड़ा। खंजर संभाल कर लड़की इस बार उस पर झपटी और इस बार खंजर रमाकांत बने अय्यार की पीठ में धंस गया। उधर शंभुदास के जिस्म में अभी इतनी ताकत थी कि वह लड़की पर झपटे, मगर इस खतरनाक लड़की पर तो इस वक्त जैसे खून सवार था। तेज़ी से पलटकर उसने इस बार खंजर उसके पेट में घोंप दिया।
इस बार शंभूदास के मुंह से आखिरी चीख निकली। उसकी आत्मा बैकुंठ की तरफ भागी और जिस्म निर्जीव होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उधर रमाकांत की सूरत बना अय्यार ने भी उठना चाहा, मगर लड़की के खंजर ने उसका भी वही हाल किया जो शंभूदास का किया था। वे दोनों ही ठंडे पड़ गए। रणचंडी की तरह हाथ में खंजर लिए लड़की दोनों की लाशों के बीच अब भी इस घात में थी कि किसी जिस्म में कुछ हरकत हो तो वह एक हमला और करे, मगर अब उन बेचारों में से किसी के भी जिस्म में गोया गोलना था। अब उसने अच्छी तरह से जांच कर ली कि वे मर चुके हैं, और उसने खून से सना खंजर उनके ही कपड़ों से पहुंचा और उसे वापस कमर में खोस कमरे से बाहर निकल आई। अब वह बड़ी सावधानी के साथ कि उसे कहीं से कोई देख तो नहीं रहा, सुरंग को पार कर रही थी। अब उसका रुख इन सुरंगों के महानों को पार कर रहा था, यानी वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। मानो सिर्फ इन्हीं दोनों की हत्या करने वह यहाँ आई थी। उसके बाहर निकलने की कोशिश और चाल से साफ जाहिर था कि उसे पल्लवी या चामुंडा अथवा किसी की बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह इस तरह संतुष्ट होकर आगे बढ़ रही थी मानो वह जो सोच रही थी वो हो गया है। बिना किसी बाधा के वह आराम से खो से बाहर जंगल में आ गई। थोड़ी ही देर में तेज चलने के सबब से वह उस खो के मुहाने से काफ़ी दूर निकल आई। अब हम उसे एक दरख्त के नीचे आराम से बैठी देख रहे हैं। कदाचित वह थक जाने की वजह से यहाँ सुस्ता रही है। जिस नकाब को पहनकर वह अभी अभी 2 हाथ तय करके आई है, उसे यहाँ बैठते ही उसने चेहरे से उतार कर बटुए में डाल लिया। कुछ देर आराम से सुस्ताती रही, सोचती रही कि उसे आगे क्या करना चाहिए। सोचते सोचते एक बार उसके मुंह से यह बुदबुदाहट निकली, जिस काम की जिम्मेदारी वो खत्म, अब तो देव के माता पिता को हासिल करना चाहिए। उसकी इस बुदबुदाहट से हम तो यही मतलब निकालते कि उसे किसी ने शंभुदास की हत्या का काम सौंपा था, जिसे वो कर ही चुकी है। अब तो वह द्वारका सिंह और धर्मवती को भूतेश्वर नाथ की कैद से निकालने की सोच रही है। हमें लगता है कि उसने अपने दिमाग का यह विचार फैसले में बदल लिया है। तभी तो उसने अय्यारी का पटुआ खोला और अपने चेहरे को लीपा पोती करने लगी। कोई आधे घंटे बाद उसने खुद को पल्लवी बनाया और भूतेश्वर नाथ के मकान की तरफ रवाना हो गई। अभी रात खत्म होने में कोई 1 घंटा बाकी था जब वह तेज़ी से चलती हुई भूतेश्वर नाथ के मकान के पास पहुंच गई। पल्लवी की तरह ही उसने जमादान जलाकर हवा में हाथ उसी तरह लहराया। सब कुछ ठीक उसी तरह हुआ जैसे कि वह पल्लवी के बारे में देख चुकी थी। वही आदमी नाव लाया, वो भी पल्लवी की तरह ही बिना कुछ बोले बैठ गई। नाविक उसे एक कमरे में ले गया। उस कमरे में तेज़ रोशनी वाली 3 कंदीलें जल रही थीं। कमरे की हर खिड़की अंदर से बंद थी। कदाचित इसी वजह से कमरे की रोशनी बाहर से नहीं दिखती थी। पलंगड़ी पर बैठे भूतेश्वर नाथ को कागजातों को देख रहे थे। उसके आने की आड़ पाकर भूतेश्वर नाथ ने गर्दन उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और बोले, आओ पल्लवी बैठो, अभी तुमसे बात करते हैं। कहने के बाद भूतेश्वर नाथ फिर उन्हीं कागजातों को देखने में व्यस्त हो गए। बिना कुछ बोले पल्लवी के भेष में वह लड़की पलंगड़ी के पास ही पड़े एक मूड़े पर बैठ गई। नाविक उसे कमरे में पहुंचाकर वापस चला गया था। भूतेश्वर नाथ इस तरह कागजातों में उलझे हुए थे कि मानो उन्हें उसकी मौजूदगी का एहसास ही ना हो। वह मूड़े पर बैठी बैठी बोर होती रही। कोई आधे घंटे तक कमरे में किसी के भी बोलने की कोई आवाज़ नहीं गूंजी। सिर्फ कागजों की सरसराहट का ही वहाँ राज्य रहा। आधे घंटे बाद भूतेश्वर नाथ ने सारे कागज समेटे, एक बंडल बनाया और तकिए के नीचे रखकर पल्लवी की तरफ देखा। लड़की ने जब भूतेश्वर नाथ को अपनी तरफ देखते पाया तो उनकी आंखों की चमक देखकर न जाने क्यों उसकी जुबान खुश्क हो गई। द्वारका सिंह और धर्मवती को हमारी कैद से निकालकर फिर अपनी कैद में डालने के लिए लेने आई हो। भूतेश्वर नाथ की बड़ी गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी। उनके इस वाक़ पर लड़की मनी मन बुरी तरह से चौंक पड़ी। संभल कर बोली, क्या मतलब गुरुजी? मतलब ये है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम पल्लवी नहीं देवकी की अय्यारा अंगूरी हो। भूतेश्वर नाथ मुस्कुराए। अंगूरी का सारा जिस्म पीला पड़ गया, काटो तो खून नहीं। दूसरा बयान। रूपमती को सुरेंद्र सिंह के पास से गए काफ़ी देर हो चुकी है। उन्हें उम्मीद थी कि इतनी देर में रूपमती लौट आएगी, मगर वह नहीं आई। तो सुरेंद्र सिंह ने खुद ही कांता वाले कमरे की तरफ जाने की सोची। अभी वह पलंगड़ी से उठे ही थे कि कमरे से बाहर गैलरी में उन्होंने भागते कदमों की आवाज़ सुनी और साथ ही किसी सिपाही की आवाज़। देव सिंह यातना गृह से फरार हो गया है। सुरेंद्र सिंह को ऐसा लगा मानो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। वे दरवाजे की तरफ झपटे। उसी वक्त दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से खटखटा दिया। दरवाज़ा खोला तो उन्हें एक सिपाही के मुंह से वही अल्फाज सुनने को मिले। बरबस ही उनके मुंह से निकल पड़ा, कैसे? पता नहीं महाराज, मैं तो यूं ही टहलता हुआ उधर निकला था कि यातना गृह के बाहर खड़े पहरे पर सभी सिपाहियों को ज़मीन पर बेहोश पड़े देखा। मैं चौंक कर यातना गृह में पहुंचा तो वहाँ कहीं भी देव सिंह को नहीं देखा। जितनी देर में सिपाही ने ये एक बात सुरेंद्र सिंह को बताई, उतनी देर में यह खबर सारे महल में फैल गई। चारों तरफ अजीब सी भगदड़ मच गई। हरनाम सिंह और बलराम सिंह भी अपने अपने कमरों से निकलकर सुरेंद्र सिंह के पास आ गए।
देव सिंह के निकल भागने की खबर ने तो सुरेंद्र सिंह को जैसे एकदम पागल कर दिया। गुस्से में चीखते हुए वे यातना गृह की तरफ बढ़े। बलराम और हरनाम सिंह के अलावा फौज के और बहुत से अफसर और सिपाही उनके साथ थे। जब सुरेंद्र सिंह की नज़र यातना गृह के बाहर बेहोश पड़े सिपाहियों पर पड़ी तो गुस्से में उन्होंने एक सिपाही की पसलियों में लात जमा दी और चीखे, इन नमक हरामों को होश में लाओ। हुक्म जारी करने के बाद वे वहां रुके नहीं, बल्कि तेज़ कदमों के साथ यातना गृह में दाखिल हो गए। जिस पर देव सिंह को बांधा गया था वह पटरा खाली था। खुली हुई रस्सी ज़मीन पर एक तरफ पड़ी थी। वहाँ की कैफियत देखकर तो सुरेंद्र सिंह गुस्से से और भी पागल हो गए। थोड़ी ही देर बाद सेनापति ने उन्हें आकर खबर दी कि बेहोश पड़े सारे सिपाही होश में आ गए। सुरेंद्र सिंह तेजी के साथ वहाँ से निकले। वे सभी एक लाइन में सहमे से खड़े थे। उनमें से कई तो थर थर काँप रहे थे। क्या हुआ था? तुम कैसे अंटा गाफिल हो गए? कड़कड़ाती हुई आवाज़ में सुरेंद्र सिंह ने सवाल किया। जिस वक्त आप और हरनाम सिंह जी अंदर थे उस वक्त कई सिपाही हमारे पास। हम अंदर थे? बुरी तरह चौंक सुरेंद्र सिंह गुस्से में चीखे, क्या पकते हो? ये ठीक ही कहता है महाराज, दूसरा सिपाही बोला। जब आप और हरनाम सिंह रात को देव सिंह से मिलने आए थे उसके कुछ ही देर बाद सिपाही बकरम खान, अनवर अली, राजाराम और इनके 5 साथी यहाँ आए और हमसे बात करने लगे। अबे नमक हराम हो, हम यहाँ रात को आई कब? इस बार तो सुरेंद्र सिंह ने गुस्से में उस सिपाही के गाल पर तमाचा ही मार दिया। सुरेंद्र सिंह के साथ अय्यार गोपाल दास और मुन्ना लाल इत्यादि भी खड़े थे। वे मामले को कुछ कुछ समझे और उन्होंने विनम्रता के साथ सुरेंद्र सिंह से गुस्सा न करने को कहा। गोपाल दास ने उस सिपाही से पूछा, हाँ फिर क्या हुआ? उनसे बातें करते ही हम बेहोश हो गए, सिपाही ने जवाब दिया। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। ये तो किसी तरह की अय्यारी का मामला जान पड़ता है महाराज, गोपाल दास ने सुरेंद्र सिंह की तरफ घूम कर कहा। दुश्मन के 2 अय्यार पहले आपका और हरनाम सिंह जी का भेष बनाकर यहाँ आए, फिर सिपाहियों के भेष में इन्हें धोखा दिया। जब अय्यारी हो रही थी तो तुम क्या कर रहे थे? सुरेंद्र सिंह गुस्से में गोपाल दास पर ही चढ़ दौड़े। गोपाल दास के पास गर्दन झुका लेने के अलावा चारा ही क्या था। चारों तरफ सुरेंद्र सिंह की गुस्से से भरी आवाज़ गूंज रही थी। थोड़ी ही देर में सुरेंद्र सिंह के साथ यह काफिला भी उस कमरे की तरफ चला जिधर कांता, लक्ष्मी और महारानी रूपमती थीं। और जब अय्यार मुन्ना लाल ने वहाँ के सिपाहियों से यह पूछताछ की कि उन तीनों में से कोई रात में कमरे से बाहर तो नहीं गया, तो सिपाहियों ने जवाब दिया, पहले तो कुमारी के लिए खाना लेने लक्ष्मी गई थी। हमने तुमसे मना किया था कि कोई भी कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, सुरेंद्र सिंह ने डांटा। सिपाही ने सहम कर जवाब दिया, महारानी का हुक्म था। फिर क्या हुआ? गोपाल दास ने सिपाही से अगला सवाल किया। थोड़ी ही देर में लक्ष्मी खाना लेकर वापस आ गई, सिपाही ने बताया। कुछ देर बाद कुमारी को खाना खिलाया और उन्हें सुलाकर महारानी और लक्ष्मी बाहर गई। उस वक्त महारानी ने हमसे ये कहा था कि लक्ष्मी ने भी सुबह से खाना नहीं खाया है, वो भी खाना खाकर लौट आएगी। कुछ देर बाद फिर वे दोनों ही वापस लौट आए। इस वक्त तीनों ही कमरे में। इतना सुनते ही सुरेंद्र सिंह तेजी के साथ कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे की कैफियत देखते हुए उनका माथा ठनका। दरवाज़ा खोलते ही जो कुछ उन्होंने देखा था उसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। महारानी रूपमती और कुमारी कांता मसहरी पर बेहोश पड़ी थी, तो लक्ष्मी ज़मीन पर ही अंटा गाफिल। कमरे की छत के बीचों बीच बना एक रोशनदान खुला पड़ा था। न सिर्फ खुला पड़ा था बल्कि एक कमंद भी उसके ज़रिए कमरे में लटक रहा था। सबके साथ साथ गोपाल दास और मुन्ना लाल ने भी कमरे की इस कैफियत को बड़े ध्यान से देखा, मगर ये कैफियत क्या कहती है इसका कोई ठीक ठीक अंदाज़ा नहीं लगता था। उन तीनों को लखलखा सुंघाकर होश में लाया गया। होश में आने के बाद तीनों ने ही अपनी हालत पर ताज्जुब जाहिर किया। महारानी रूपमती ने तो ये बयान दिया कि वे खाना खाती खाती बेहोश हो गई। राजकुमारी कांता और लक्ष्मी ने भी यही बयान दिया कि खाते ही खाते महारानी रूपमती के साथ वे दोनों भी बेहोश हो गई। इसके बाद क्या कुछ हो गया इसकी उन्हें कोई खबर नहीं है। मगर महारानी, सिपाही तो कहते हैं कि आप और लक्ष्मी खाने की थाली लेकर कांता को खिलाने और सुलाने के बाद बाहर गई थी, सुरेंद्र सिंह ने कहा। जाते वक्त तुमने सिपाहियों से कहा था कि लक्ष्मी ने भी सुबह से खाना नहीं खाया, वो खाना खाकर लौट आएंगी। महाराज ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, महारानी रूपमती ने कहा। आप लक्ष्मी से पूछ लें। मुझे भी आपसे ज़्यादा क्या मालूम है महारानी, लक्ष्मी ने कहा। आप जैसी हालत मेरी भी तो है। जब राजा सुरेंद्र सिंह ने महारानी को डांटा तो उन्होंने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए महाराज की कसम खा ली। महाराज को यकीन था कि रूपमती उनकी झूठी कसम नहीं खा सकती, और यह सच भी था। उन्होंने झूठी कसम खाई भी कब? उनके साथ तो वही सब कुछ हुआ था जो वे कह रही थी। सुरेंद्र सिंह को उनकी बात पर इसलिए भी यकीन करना पड़ा कि ठीक वैसी ही उलझन उनके साथ भी थी। जिस तरह से यहाँ के सिपाही बयान दे रहे हैं कि रूपमती और लक्ष्मी बाहर गईं, उसी तरह यातना गृह के बाहर खड़े सिपाही कहते हैं कि वे और हरनाम सिंह खाना लेकर रात के वक्त देव सिंह के पास आए।
उन्होंने सोचा कि इनकी हालत भी हम जैसी ही है। वे इन्हीं ख्यालों में खोए हुए थे कि इस बीच न सिर्फ लक्ष्मी ने कमरे की कैफियत अच्छी तरह देख ली, बल्कि मुन्ना लाल से सारी हकीकत भी पूछ ली। तो इसका मतलब यह है कि दुश्मनों ने देव सिंह को निकाल ले जाने की बड़ी गहरी साजिश की है। लक्ष्मी के इन्हीं अल्फाजों ने सुरेंद्र सिंह को ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। वे लक्ष्मी की तरफ देखकर बोले, क्या समझी तुम? पहले आप कुछ सिपाही उन सिपाहियों की खोज में भेजे जिनके नाम यातना गृह के बाहर खड़े सिपाहियों ने बताए, लक्ष्मी ने कहा। यानी जिनसे बातें करते वक्त वहाँ खड़े सिपाही बेहोश हो गए थे। सुरेंद्र सिंह को लक्ष्मी की ये बात जची। सेनापति के साथ एक 25 सिपाहियों की टुकड़ी उन्होंने इस मुहिम पर रवाना की। इसके बाद लक्ष्मी ने कहा, अब तो जो हो गया सो तो हो ही गया। गुस्सा होने या किसी तरह अपने होशो हवास खोने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अय्यारी के मामले में ये तो होता ही रहता है। कभी हम धोखा देते हैं तो कभी दुश्मन भी कामयाब हो जाता है। हमें इस बात की फ़िक्र में नहीं घुलना चाहिए कि दुश्मन देव सिंह को निकाल ले गया, बल्कि आराम से बैठकर ये सोचना चाहिए कि हम देव सिंह को वापस किस तरह ला सकते हैं। मुमकिन है कि हमें कामयाबी मिल जाए। मुन्ना लाल और गोपाल दास तो खुद भी यही कहना चाहते थे। सुरेंद्र सिंह, बलराम सिंह और हरनाम सिंह को लक्ष्मी की बात अच्छी लगी। इन सब ने यही फैसला किया कि किसी कमरे में चलकर सब बातों पर ठीक से बातचीत की जाए। यही फैसला करके वे उस कमरे से निकल गए। कई सिपाहियों को भेजकर सुरेंद्र सिंह ने बाकी के अय्यारों को भी तलब किया। आधे घंटे बाद सुरेंद्र सिंह के भरतपुर में मौजूद सभी अय्यार एक कमरे में मौजूद थे। यहाँ हम इस कमरे में मौजूद सभी महानुभावों के नाम लिख देना ठीक समझते हैं। उनके नाम सुरेंद्र सिंह, हरनाम सिंह, बलराम सिंह, लक्ष्मी, अय्यार, मुन्ना लाल, गोपाल दास, चंदाराम और नरेंद्र नाथ हैं। जिस कमरे में ये महानुभाव इकट्ठे हुए हैं उस कमरे को बंद कर लिया गया है। यह समझना चाहिए कि वहाँ होने वाली बात सिर्फ इन्हीं लोगों तक रहेगी या हमारे पाठकों तक। हाँ तो लक्ष्मी, सबसे पहले तुम बताओ कि तुम्हारी समझ में क्या बात आई? सुरेंद्र सिंह ने बात शुरू करते हुए कहा। तुम्हारे ख्याल के मुताबिक दुश्मनों ने किस किस्म की तैयारी की जिससे वे देव सिंह को यहाँ से निकाल ले जाने में कामयाब हो गए? हमारे ख्याल से वे आटो सिपाही तो कभी पहले से ही हमारी फ़ौज की तैयारी कर रहे थे। लक्ष्मी ने यह कहानी खुद ही गढ़ी थी। यह भेद तो खुल ही चुका है कि वे आटो दुश्मन से मिले हुए हैं। उन्होंने ही दुश्मनों को खबर कर दी होगी कि कांता किस कमरे में है और देव सिंह कहाँ है और पहरा किस कदर कड़ा है। इतना सब कुछ होते हुए भी दुश्मनों का महल में आना आसान नहीं था। उनकी टुकड़ी के 2 खास अय्यार हमारे वाले कमरे में महल में आए। यही तो थोड़ी सी सोचने की बात है, नरेंद्र नाथ ने कहा। यह तो ठीक है कि दुश्मन महाराज और हरनाम सिंह के भेष में यातना गृह आए और इस तरीके से देव सिंह को निकाल कर ले गए, मगर इस कहानी का ताल्लुक हमें राजकुमारी के कमरे में होने वाली घटनाओं से कहीं नज़र नहीं आता। जब दुश्मन को काम यातना गृह पर करना था तो उसे बेकार ही कुमारी वाले कमरे में जाकर आप तीनों को बेहोश करके वहाँ से महारानी और तुम्हारे यानी लक्ष्मी के भेष में निकलने की क्या तुक थी? लक्ष्मी के साथ साथ हमारे बहुत से पाठक भी खूब समझते होंगे कि नरेंद्र नाथ के ऊपर के अल्फाजों में एक पकड़ है। ऐसी पकड़ जिसे लक्ष्मी अपनी बात से काट ना दे तो वो बड़ी आसानी से भेद खोल सकता है। जो कुछ रात में लक्ष्मी और कांता ने किया है, मगर लक्ष्मी भी आखिर शेर सिंह की लड़की है। हर सवाल जवाब उसके पास तैयार है। बोली, हाँ कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। दुश्मन के सिपाही तो महल में थे ही, मगर उन 2 अय्यारों का महल में दाखिल होना आसान नहीं था। महल में चप्पे चप्पे पर आज कड़ा पहरा था, मगर ध्यान रहे महल की छत पर कोई पहरेदार नहीं था। यह भी ध्यान करो कि जिस कमरे में हम तीनों थे उसके अलावा दूसरे किसी भी कमरे में छत का रोशनदान नहीं है। अतः उन दोनों अय्यारों के सामने ये मजबूरी थी कि छत से होकर वे उसी कमरे से होते हुए महल के अंदर आए। यह रास्ता उनके साथी सिपाहियों ने पहले ही बता दिया होगा। उनमें से ही किसी सिपाही ने हलवे में बेहोशी की दवा मिला दी, जिसे खाकर हम तीनों बेहोश हो गई। हमारे बेहोश होने पर छत में रोशनदान से कमर लटकाकर वे दोनों अय्यार हमारे कमरे में आए। यहाँ से आगे उनके सामने ये उलझन थी कि कमरे से बाहर पहरा था। अगर वे यूं ही बाहर निकलते तो शोर शराबा होता और उनका काम बीच में ही रह जाता। इस सबब से वे महारानी और मेरा भेष बनाकर यहाँ से निकले, फिर कमरे में ठहरे और महाराज तथा हरनाम सिंह का भेष बनाकर यातना गृह में पहुँचे। यानी ये सारा काम इस साजिश के साथ किया गया कि शोर शराबा बिल्कुल ना हो। तुम ये कहना चाहती हो कि महल में घुसने के लिए उन्हें तुम्हारे कमरे में कार्रवाई करनी पड़ी? बेशक, मगर वे किसी दूसरे तरीके से भी तो महल में दाखिल हो सकते थे। जैसे? लक्ष्मी ने पूछा। उसके इस सवाल पर एक बार को तो वो बौखला गया, फिर संभल कर बोला, किसी सिपाही के भेष में? यूँ अगर सोचा जाए तो महल में दाखिल होने की बहुत सी तरकीब निकल सकती हैं, लक्ष्मी ने कहा। लेकिन अगर गौर करो तो ये काम इतना आसान नहीं था। मैं कह चुकी हूँ कि पहरा बहुत कड़ा था। सिर्फ महल की छत ही ऐसी थी जहाँ पहरा नहीं था, और छत के ज़रिए महल में घुसने के लिए हमारे कमरे से गुजरना ज़रूरी था।
फिर हम दुश्मन को इस बात के लिए मजबूर तो नहीं कर सकते कि वह फला रास्ता छोड़कर फला रास्ते से महल में आता। अपने दिमाग के मुताबिक उन्हें जो ज़्यादा मुनासिब लगा वे उसी से आए। उनकी पसंद में भला हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये उलझन थी कि देव सिंह को गायब करने में दुश्मन को हमारे कमरे में वे घटनाएं करने की क्या ज़रूरत थी। सो मैंने अपने ख्याल के मुताबिक तुम्हें बताई। उस छत से लटका हुआ कमंद भी इस बात का सबूत है। देखा जाए तो दुश्मनों के दिल की बात और हकीकत, या ये कि उन्होंने कौन सा काम क्या सोचकर किया, हम में से कोई भी नहीं जानता, बल्कि सब अपने अपने अंदाज ही लगा सकते हैं। अपने कमरे की कैफियत देखकर मैं तो यही अंदाज़ा लगा सकी हूँ जो ऊपर बताया ही। जो सबूत मिले उन सबूतों के आधार पर आप में से भी किसी ने कुछ अंदाज़ा लगाया है तो बताइए। कोई क्या अंदाज़ा लगाता। इस बात का तो खैर किसी को गुमान भी नहीं था कि यह काम लक्ष्मी और कांता का है। मतलब ये कि आखिर में सबको लक्ष्मी का अंदाज़ा ही सही चचा, क्योंकि किसी के पास कोई अंदाज़ा नहीं था। यहाँ हम सिर्फ यही कहकर ख़त्म कर देते हैं कि लक्ष्मी खुद को साफ बचा गई और बात का रुख बदल कर बोली, खैर अब तो जो हो गया सो हो गया। अब तो उसके बारे में सोचकर ही वक्त ज़ाया करना है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आगे में दुश्मन के खिलाफ़ क्या कार्रवाई करनी है। हाँ सो तो ठीक है, मुन्ना लाल ने कहा, और अब यही सोचना चाहिए। सब ने ये राय पसंद की और सबसे पहले सुरेंद्र सिंह ने अपना अफसोस जाहिर किया। बड़े अफसोस की बात है कि शेर सिंह कांता को लेने ऐसा गया कि देव कांता को यहाँ ले भी आया और उसके मददगारों ने उसे यहाँ से भी निकाल लिया, मगर शेर सिंह अभी तक वापस नहीं आया। कुछ पता नहीं लगता कि वह कहाँ अटक गया। अगर वह होता तो कदाचित देव सिंह इस तरह न भाग पाता, और भाग भी जाता तो अभी तक कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करता, मगर मालूम नहीं कि वह किस चक्कर में कहाँ अटक गया। एक बात बताइए महाराज, गोपाल दास ने हिम्मत करके पूछा। माना कि देव सिंह यहाँ से कुमारी कांता का अपहरण करके ले गया था, ये भी माना कि यह उसका एक दंडनीय गुनाह था, मगर उसका कांता तो खुद ही सहज तरीके से वापस लाना उसके गुनाह को कम कर देता है। एक बार को अगर ये भी मान लिया जाए कि वह राजकुमारी को वापस ना लाता, फिर भी ये गुनाह ऐसा तो नहीं था कि इसकी सज़ा उसे सज़ाए मौत तक सुना दी जाए। हाँ यही सवाल तो मैं खुद भी महाराज से करना चाहता था, मुन्ना लाल ने कहा, मगर अभी तक इस डर से नहीं किया कि कहीं महाराज बुरा ना मान जाए। देव का जुर्म इतना संगीन नहीं था कि राजकुमारी के कहने पर भी माफ़ नहीं किया जा सके। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वहाँ मौजूद सभी शख्स बेकरार थे, तो वे सब सुरेंद्र सिंह की तरफ देखने लगे। सुरेंद्र सिंह ने कहा, देव सिंह का जुर्म इतना ही नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बेहद संगीन जुर्म उसने किया है। वो क्या? चंदाराम ने पूछा। मोहब्बत, सुरेंद्र सिंह ने कहा। उस कमीने ने राजकुमारी से मोहब्बत करने की जरूरत की है। उसकी आंखें निकाल लेना इसी गुनाह की सज़ा थी, क्योंकि हम बदनामी के सबब से खुले दरबार में उसके इस जुर्म की चर्चा नहीं कर सकते थे। इस वजह से अब तक चुप ही रहे। लक्ष्मी को छोड़कर इस जानकारी ने सभी को सन्नाटे की सी हालत में ला दिया। कुछ देर तक तो सब सुरेंद्र सिंह का चेहरा देखते रहे और कोई कुछ नहीं बोला। फिर सबने एक मत होकर इस बात का इकरार किया कि अगर देव ने यह गुनाह किया है तो उसकी सज़ा ठीक ही थी। चाहे यहाँ मौजूद लोगों में से कुछ शख्स मोहब्बत के पक्षपाती ही सही, किंतु सुरेंद्र सिंह के सामने उनमें से कोई ये कहने की ताकत नहीं रखता था कि मोहब्बत गुनाह नहीं है। सबने इसे देव सिंह का जुर्म बताया और उस सज़ा का हकदार का जो उसे मिलने जा रही थी। यहाँ तक कि खुद लक्ष्मी भी सुरेंद्र सिंह के सामने ये हकीकत न कह सकी, मगर हाँ उसने ये ज़रूर पूछा, क्या कुमारी भी देव से मोहब्बत करती है? इस सवाल को सुनकर सुरेंद्र सिंह के चेहरे पर कुछ दर्द के भाव उभर आए। वे बोले, यही तो हमारे लिए ज़िल्लत और शर्म की बात है। ये सुनकर वहाँ मौजूद और शख्स दूसरी बार सन्नाटे में आ गए। सुरेंद्र सिंह ने इस मंडली के सामने कहा, हमने अपनी हकीकत आप लोगों के सामने रख दी है। अब आप लोग ही सलाह करके हमें राय दें कि ऐसे हालात में हमारे लिए क्या करना मुनासिब होगा। अय्यार लोग इस बारे में सलाह मशवरा करने लगे। तरह तरह की सलाहें दी गईं, मगर कोई ठोस ना थी। आखिर में गोपाल दास ने कहा, हमारे ख्याल से तो एक ही मशवरा है, और वो ये कि जल्दी से जल्दी राजकुमारी की शादी कर दी जाए। हमारे ख्याल से अभी देव कांता की मोहब्बत इतनी न बड़ी होगी कि ज़्यादा खिलाफत हो सके। हमारे दिमाग में यही एक नेक सलाह है। हमारा दिमाग भी तुम्हारी इस बात को मानता है, सुरेंद्र सिंह ने कहा। या यूँ कहो कि बहुत पहले हमारे दिमाग में ये ख्याल आ चुका है, मगर सवाल तो ये है कि हम कुमारी की शादी करें किससे। कुमारी के लिए ऐसा कोई लड़का भी तो नज़र नहीं आता। हमारे ख्याल से तो सूर्यजीत का लड़का रमाकांत हमारी कुमारी के लिए ठीक रहेगा, सलाह चंदाराम ने दी। जो बात हम सोच रहे हैं उस पर अच्छी तरह से विचार कर लेना मुनासिब है, लक्ष्मी ने कहा। कहीं ऐसा ना हो कि इस कदम से कुमारी बगावत कर दें और बात इस कदर फैल जाए कि बदनामी के हद तक पहुंच जाए। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हम देवकांता की शादी कर दें? सुरेंद्र सिंह ने कहा। नहीं मगर नहीं मगर क्या होता है? सुरेंद्र सिंह थोड़े गुस्से में आ गए।
ये तो आप लोगों में से कोई कह ही नहीं सकता कि इन दोनों की शादी कर दी जाए, और ना ही ये मुमकिन है। कभी ना कभी तो कांता की शादी करनी ही होगी। कांता तो उस वक्त भी बगावत कर सकती है, बल्कि हमारे ख्याल से तो उस वक्त ज़्यादा बगावत कर सकती है। अभी देव कांता की मोहब्बत पहली सीढ़ी पर है। इस सीढ़ी पर मोहब्बत करने वालों में बगावत की वह ताकत नहीं आती जो पक जाने के बाद आती है। इसलिए बगावत की उम्मीद इस वक्त कम और बाद में ज़्यादा है। हमारे ख्याल से तो यही मुनासिब है कि कांता और रमाकांत की शादी फ़ौरन कर दी जाए। देर हमारे लिए नुकसानदायक होगी। इस मामले में लक्ष्मी की एक न चली। उसने ज़्यादा खिलाफत भी नहीं की, क्योंकि इससे उस पर कांता से मिली होने का शक हो सकता था। आखिर में सुरेंद्र सिंह ने उन्हें यह फैसला सुना दिया था कि कांता की शादी कल ही होगी। इतनी जल्दी सुनकर तो दूसरे लोग भी हैरत में रह गए, मगर किसी की मजाल थी जो एक भी लफ्ज़ बोल पाता। सुरेंद्र सिंह ने फ़ौरन हुक्म दिया, गोपाल दास, तुम इसी बार रामगढ़ी के लिए रवाना हो जाओ और महाराज सूर्यजीत को हमारा पैगाम दो कि हम कांता की शादी रमाकांत से करना चाहते हैं। मंजूर हो तो कल की बारात लेकर भरतपुर पहुंच जाए। आज रात किसी वक्त तुम हमें उसके इकरार या इनकार की खबर दो। जो हुक्म, कहकर गोपाल दास उठा और वहाँ से रवाना हो गया। लक्ष्मी, सुरेंद्र सिंह ने कहा, कांता के चारों तरफ उसी तरह पहरे लगे रहेंगे। इस बार थोड़े से सिपाही छत पर भी तैनात कर दिए जाएंगे। कांता की हिफाजत की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अगर इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ हुई तो तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। कांता की शादी का जो फैसला हमने यहाँ किया है वो भी उसे मालूम ना हो सके। इसी तरह के कड़े हुक्म देकर उन्होंने लक्ष्मी को वहाँ से विदा किया। लक्ष्मी कमरे से बाहर आ गई। अब वह उस कमरे की तरफ बढ़ी जिधर कांता थी। उसके दिमाग में बड़ी तेज़ी से ख्यालों की उथल पुथल हो रही थी। उसे ये बात दिल से बिल्कुल कबूल नहीं थी कि कांता पर यह जुल्म हो। वह अपनी आंखों से देख चुकी थी कि कांता देव से कितनी मोहब्बत करती है। ठीक है कि रमाकांत एक राजकुमार था, मगर वह कांता के लायक नहीं था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि कांता को यह शादी कबूल नहीं होगी। वह भी चाहती थी कि किसी तरीके से शादी को रोके, मगर कैसे? इतना बड़ा काम भला कैसे मुमकिन हो सकेगा? कांता को इस शादी के बारे में यह बताया भी ना जाए, ये तो धोखा है। कांता के ऊपर एक तरह का जुल्म है। वो ये जुल्म नहीं होने देगी। वह कमरे में जाते ही कांता को हकीकत बताएगी, चाहे जो। वो जानती है कि इसकी सज़ा मौत तक हो सकती है। वो फांसी के तख्ते पर झूल जाएगी, मगर अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करेगी। देव को निकालने में उसने कांता की इतनी मदद की, उसका क्या फ़ायदा होगा? वह कांता को ज़रूर बताएगी। निश्चय ही कांता बगावत करेगी, बात फैलेगी और सुरेंद्र सिंह उसे यानी लक्ष्मी को हुक्म के जुर्म में सज़ा देंगे। वो सज़ा भुगतेगी, मगर कांता को बागी बना देगी। यही फैसला करके वह कांता वाले कमरे में दाखिल हुई। वहाँ कांता के साथ रानी रूपमती भी बैठी थी। लक्ष्मी ने रानी रूपमती से कहा, आपको महाराज ने तलब किया है। महारानी रूपमती उठकर चली गई। उनके जाते ही लक्ष्मी ने बेखौफ कांता को हकीकत बता दी। हकीकत जानते ही कांता की क्या हालत हुई होगी, उसका अंदाज़ा हमारे पाठकगण अच्छी तरह लगा सकते हैं। कांता की आंखों में आंसू आ गए। वो चीख पड़ी, मैं ऐसा कभी ना होने दूंगी। होना तो नहीं चाहिए, मगर हम दोनों कर भी कह सकती हैं कांता। ये शादी मेरी है, किसी और की नहीं। कांता का चेहरा सुर्ख पड़ गया। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। कुछ और नहीं कर सकी तो मर तो सकती हूँ। ला बहन, अपने बटुए से जहर निकाल, मैं अभी खाकर बखेड़ा ही खत्म करे देती हूँ। ऐसी बातें नहीं करते कुमारी, इन बातों से क्या फ़ायदा? और इस वक्त मैं और तू कर भी कह सकती हैं बहन। कांता रो पड़ी, अपनी जान गंवा करी तो मैं इस बर्बादी से बच सकती हूँ। हमारे लिए और कभी और कुछ कभी ना हो सकेगा। मैं अपने पिता को कभी ऐसा जुल्मी नहीं समझती थी। ऐसा सितम तो जुल्मी भी नहीं करते। भरतपुर के शहंशाह मेरे पिता नहीं, दुश्मन है। क्या एक राजा के यहाँ जन्म लेकर मैंने ये गुनाह किया है कि मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? अगर मैं इच्छा पूरी नहीं कर सकती तो मर तो सकती हूँ। ला जहर दे और अपनी बहन को जुदा कर। नहीं कुमारी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, लक्ष्मी ने कहा। लगता है तू भी दुश्मन हो गई है मेरी। कहने के बाद फूट फूट कर रो पड़ी कांता। कुछ भी कहो बहन, मगर तुम्हें जहर देकर हमेशा के लिए खुद से रुखसत करने की हिम्मत मुझ में नहीं है, लक्ष्मी ने कहा। यह भी सोचो कि तुम्हारे मरने से देव पर क्या गुजरेगी। नहीं कुमारी नहीं, मरने की बात भूलकर कोई ऐसी बात सोचो जो ठीक हो। और मैं सोचूं ही क्या? दिल में ये फैसला कर लो कि किसी भी कीमत पर शादी रमाकांत से नहीं, देव सिंह से होगी, लक्ष्मी ने कहा। यह तुम्हारी शादी है और तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए। इसमें किसी और की मर्ज़ी मत चलने दो। न माता पिता की, न भाई की, न चाचा की। इसमें किसी की भी मर्ज़ी मत चलने दो। जब वे तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करते तो वे कौन है? तुम्हारे। लेकिन मैं उनके बराबर ताकतवर कहाँ हूँ बहन, कांता ने कहा। भला इस महल की चार दीवारी में मेरी मर्ज़ी चलेगी कहाँ? यहाँ तो वही होगा जो सुरेंद्र सिंह चाहेंगे। राजी से तो नहीं राजी से नहीं तो ज़बरदस्ती मेरी शादी रमाकांत से कर देंगे। क्या चंद्रदत्त के महल में तुम्हारे साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती चली थी? लक्ष्मी ने सोच लिया था कि कांता को बर्बादी से बचाने के लिए वो उसके दिल में बगावत की आग भर देगी। वही वह कर रही थी।
अपना अंजाम सोचे बिना वह कही जा रही थी। अगर महाराज ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की तो उनमें और चंद्रदत्त में फ़र्क ही क्या रहा। वो तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती चंद्रदत्त से कर देना चाहता था और ये उसी तरीके से तुम्हें रमाकांत के पल्ले बांध देना चाहते हैं। तुमने बगावत के सामने वहाँ भी किसी की ज़बरदस्ती नहीं चलने दी थी। यहाँ भी तुम्हें वही करना होगा। सारे रिश्तेदारों का ध्यान छोड़कर बगावत करनी होगी। वहाँ तो मेरी मदद देव सिंह ने कर दी थी, कांता ने कहा। अगर वो मदद ना करता तो मैं वही क्या कर सकती थी। मगर यहाँ तो मेरा ऐसा ताकतवर मददगार कोई भी नहीं है। भला मैं किस हद तक बगावत कर लूँगी। मुमकिन है कि यहाँ भी तुम्हारी मदद के लिए देव सिंह पहुँच जाए। उसे जब मालूम ही नहीं होगा तो वो आएगा ही कैसे। इस काम को पूरा करने की कोशिश मैं करूँगी, लक्ष्मी ने कहा। जिस तरह भी होगा आज रात तक देव सिंह को यह खबर मैं दूंगी। मैं अभी रवाना होती हूँ। बस हाँ, तुम ये ख्याल रखना कि किसी भी कीमत पर शादी के लिए तैयार नहीं होना। हमें तुम्हारी बातों से पहले ही शक हो गया था कि तुम कांता को बगावत के लिए उकसाने की कोशिश करोगी। कमरे के दरवाजे की तरफ से आने वाली इस आवाज़ को सुनकर दोनों ही दहल उठी। उन्होंने घूमकर आवाज़ की दिशा में देखा। सुरेंद्र सिंह, हरनाम, बलराम, मुन्नालाल, चंदाराम और नरेंद्र नाथ के साथ कमरे में दाखिल हो रहे थे। अभी वे दोनों अपने होशोवास कायम भी न कर पाई थी कि सुरेंद्र सिंह ने लक्ष्मी की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। बलराम और हरनाम सिंह ने लक्ष्मी को दबोच लिया। ये जुल्म है, चीख पड़ी कांता। लक्ष्मी को छोड़ दो। बीच में मत बोलो कांता, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुरेंद्र सिंह बेहद गुस्से में थे। ओह, बंधनों में जकड़ी लक्ष्मी बोली। जिनकी वफादारी करते करते उम्र गुजर गई, आज वही भरतपुर रियासत शहनशाह अपनी वफादार अय्यारों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। भाई हरनाम सिंह, जिसको फांसी से बचाकर मेरे पिता ने नई जिंदगी दी, आज अपने उस भाई के हुक्म से जिसने उसे फांसी पर लटकाया था, बचाने वाली की बेटी को गिरफ्तार किया है। भरतपुर रियासत के वही वारिस बलराम सिंह, जिसे गद्दारी की सज़ा से लक्ष्मी ने बचाया था, वही आज पिता के हुक्म से लक्ष्मी को गिरफ्तार करने चले। कुत्ता चाहे कितना जितना वफादार हो, लक्ष्मी जब पागल हो जाता है तो उसकी सज़ा एक ही है, मौत। ओह, लक्ष्मी ने व्यंग किया। तो आप अपने शेर सिंह अय्यार को भी कुत्ता कह रहे हैं? शेर सिंह हमारा वफादार है, अपनी बेटी की तरह नमक हराम नहीं। सुरेंद्र सिंह चीख पड़े। खूब, लक्ष्मी ने कटाक्ष किया। तो मेरे पिता अभी तक तुम्हारी ज़ुबान में वफादार कुत्ते हैं। जब वो तुम्हारे खिलाफ कोई कायदे की बात कहेंगे तो वे भी नमक हराम हो जाएंगे। उन्हें भी पागल कुत्ता करार करके सजा मौत दी जाएगी। सुरेंद्र सिंह का एक झन्नाटेदार थप्पड़ लक्ष्मी के गाल पर पड़ा। साथ ही चीखे। हमें गुमान नहीं था जहरीली नागिन कि तू एक दिन हमारे खिलाफ जहर उगलेगी, हमारी नज़रों में अपने पिता की सारी इज्जत भी खाक में मिला देगी। पिताजी, पागल होकर चीख पड़ी कांता। लक्ष्मी ने नमक हरामी का कोई काम नहीं किया है। यह आज भी मेरे हुक्म की तामील कर रही थी। मैं देव से मोहब्बत करती हूँ और किसी भी कीमत पर रमाकांत से शादी नहीं करूँगी। इस तरह से लक्ष्मी और कांता ने अपनी ताकत के मुताबिक भरपूर मुखालफत की, मगर सुरेंद्र सिंह पर जैसे पागलपन सवार था। लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया गया और कांता को उसी कमरे में रोती बिलखती छोड़ वे उस कमरे से बाहर चले गए। तीसरा बयान। महाराज सूर्यजीत का नाम हमारे कथानक में कई बार आ चुका है। उनके लड़के रमाकांत अय्यार, बंकम दास, विष्णु सिंह और गंगोत्री के नाम से भी आप पीछे कई बार पढ़ा है। ये भी हमारे पाठक जान चुके हैं कि सूर्यजीत रामगढ़ी नाम की एक रियासत के शहंशाह हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम भरतपुर, चंपानगर और राजगढ़ में ही घूमते रहे तथा इतने व्यस्त रहे कि रामगढ़ी की तरफ आने ही ना हुआ। मगर आज तो हमें अपने पाठकों के साथ वहाँ भी आना पड़ा। आखिर हमारे कथानक की मुख्य नायिका राजकुमारी कांता की शादी यहाँ होने वाली है। ज़रा कांता से पहले उसके ससुराल के हालचाल तो हम भी देख ही लें। वैसे अगर देखा जाए तो कांता को यह ससुराल मिले तो बुरा नहीं है। वो देखो कैसे ठाट बाट का दरबार सजा हुआ है। यहाँ हर चीज़ कीमती ही देखने को मिलती है। दरबार लगने का वक्त हो रहा है। प्यादे, लौंडियाँ, सिपाही, अफसर, वैद्य, अय्यार और ज्योतिषी अपनी अपनी जगह मौजूद है। मगर सामने सोने का चमकता हुआ सिंहासन अभी तक खाली नज़र आ रहा है। मतलब ये कि अभी महाराज सूर्यजीत दरबार में नहीं आए और ये सब मुलाजिम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। दरबार इतना शानदार है कि अगर हम वहाँ की एक एक चीज़ का हाल लिखने बैठे तो बहुत ही वक्त लगेगा और पेज भी बहुत ही भरेंगे। अतः सिर्फ यही लिखकर अपना काम चलाते हैं कि अभी तक हमने जितने भी दरबार देखे हैं ये उन सभी से अच्छा है। खैर, हमें तो यहाँ कुछ पाठकों के मतलब की बातें लिखनी है। अगर मुलाजिम महाराज के महल में पहुँचने का इंतज़ार कर रहे हैं तो करने दो, हम तो सीधे उनके पास ही चलते हैं। लीजिए, अब हम शानदार तरीके से सजे हुए सूर्यजीत के खास कमरे में आ गए हैं। अरे, यहाँ तो सूर्यजीत के साथ साथ हमारे अय्यार शेर सिंह भी विराजमान है। शेर सिंह के साथ ही बंकम दास, विष्णु दास और गंगोत्री के अलावा रमाकांत भी तो यहीं हैं। बड़े ही ताज्जुब की बात है कि रमाकांत यहाँ कैसे पहुँच गए। इन्हें तो हमने आखिर में चामुंडा इत्यादि के पास देखा था। बेशक इन्हें यहाँ देखकर पाठकों के साथ साथ हमारा भी ताज्जुब बढ़ रहा है। खैर, इनके बीच में होने वाली बातें ज़रा गौर से सुनते हैं।
मुमकिन है कि उनकी बातों से हमारा ताज्जुब दूर हो। हमने अभी अभी सूर्यजीत को गंगोत्री से ये कहते सुना है। कुमार रमाकांत का पता तुम्हें कहाँ से मिला और इन्हें कैसे हासिल कर लाए? महाराज अय्यारी करते हैं, कोई घास तो नहीं काटते, गंगोत्री ने मुस्कुराकर कहा। फिर भी कुछ हाल तो रहा ही होगा। महाराज, गंगोत्री का हाल सुनने से पहले हमें ज़रा रमाकांत का हाल सुनने दें, शेर सिंह ने कहा। इनके बारे में हम बड़े ही ताज्जुब के शिकार हुए हैं। इन्हें और शंभूदास को हम एक दरख्त के नीचे छोड़कर गए थे। वह किस्सा तो हम आपको सुना ही चुके हैं। जिस जिस तरीके से हमने यानी शेर सिंह और बंकम दास देवकी की कैसे रमाकांत और शंभूदास को आज़ाद किया था, ये भी आपको बता चुके हैं कि वहाँ कुछ अज्ञात काले घुड़सवारों ने हमारी मदद की थी। मैं उनके पीछे ये पता लगाने के लिए दौड़ा कि हमारे वो मददगार आखिर हैं कौन। इस चक्कर में मैं काफ़ी दूर निकल गया, मगर फिर भी उन्हें नहीं पकड़ सका। शेर सिंह को देर होने पर मैं शंभूदास और कुमार रमाकांत को उसी दरख्त के नीचे छोड़ उधर ही रवाना हुआ जिधर शेर सिंह गए थे, बंगम दास ने कहा। रास्ते में शेर सिंह मुझे उधर से लौटते हुए मिल गए। शेर सिंह और मेरे बीच उस वक्त क्या क्या बातें हुई, आपको हम वह सारा हाल बताने के बाद वह खत भी दिखा चुके हैं जो नकाबपोशों ने शेर सिंह को दिया था। उन सब बातों के बाद जब हम लौटकर उस दरख्त के नीचे आए जिसके नीचे हम रमाकांत और शंभूदास को छोड़ गए थे, मगर इन दोनों में से हमें वहाँ कोई न मिला। ये हाल हमारे पाठक 10वें भाग के चौथे बयान में पढ़ा है। बस यहीं पर तो हम दोनों यानी मैं और शंभूदास धोखा खा गए। रमाकांत ने बंकम दास के चुप होने पर खुद ही कहना शुरू कर दिया। तुम्हारे चले जाने के थोड़ी देर बाद ही तुम और शेर सिंह हम दोनों के पास लौट आए, और ठीक वही हाल का जो अभी भी तुम दोनों सुना चुके हो। उन्होंने भी ठीक वैसा ही खत हमें दिखाया जैसा कि तुम्हारे पास है। क्या मतलब? निश्चय ही रमाकांत के अल्फाज शेर सिंह को चौंका देने वाले थे। मतलब ये कि दुश्मन के कोई दो अय्यार तुम्हारा और बंकम दास का भेष बनाकर आए, रमाकांत ने साफ साफ बताया। उस वक्त तो हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वे आप नहीं बल्कि दुश्मनों के अय्यार हैं। उन्होंने भी आकर वैसी ही कहानी सुनाई जैसे कि आपने सुनाई है। शेर सिंह बने अय्यार ने ऐसा ही एक खत भी हमें दिखाया था जैसा कि आपने अभी दिखाया। ओह, तो उन्होंने तुम्हें इस तरीके से धोखा दिया? शेर सिंह ने कहा। मगर बड़े ही ताज्जुब की बात है कि ऐसा ही खत जैसा कि उन नकाबपोशों ने मुझे दिया था उनके पास भी था। उनके पास भला ऐसा दूसरा खत कहाँ से आ गया? इस बात का भला मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, रमाकांत ने कहा। मैं उतना ही बता सकता हूँ जितना मुझे मालूम है। खैर, शेर सिंह ने कहा, इस बारे में मैं बाद में अच्छी तरह से सोचूंगा। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? हम उन दोनों को आप और बंकम दास ही समझे थे, रमाकांत ने कहा। हम उनके साथ चल दिए। वो हमें ये बताकर एक खो में ले गया कि वह खो उसके एक चामुंडा नाम के दोस्त की है। इस तरह से रमाकांत ने वह सारा हाल मुख्तसर में बता दिया जो हमारे पाठक 10वें भाग के 9वें बयान में पढ़ा है। यहाँ पाठकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसने वही बयान किया जो उसे मालूम था। मतलब उसे आखिर तक भी ये पता नहीं लगा था कि शेर सिंह और बंकम दास नकली हैं। असली शंभूदास को चामुंडा ने सुरंग में गायब करके नकली शंभूदास निकाला था। अतः वह केवल इतना ही बता सका था जितना उसे मालूम था। आखिर में उसने यह कहकर बात खत्म की कि उन्होंने मुझे और नकली शंभूदास, वह नकली था, यह भेद तो रमाकांत को बाद में मालूम पड़ा, को उस बाग के एक कोने में बनी इमारत के कमरे में छोड़कर शेर सिंह, बंकम दास और चामुंडा चले गए। मैं उसे नकली शंभूदास को असली समझकर उस बाकी की रात और अगले सारे दिन उसके साथ रहा। इस बीच शेर सिंह इत्यादि हमसे मिलने कई बार आए। हमारे पास बैठकर वे बहुत बहुत देर तक बातें भी करते रहे। चामुंडा ने खाने पीने के मामले में हमारी बड़ी खातिरदारी की। बात बात पर वह ये कहता था कि शेर सिंह उसका दोस्त है और शेर सिंह के दोस्तों की वह भरपूर खातिर करेगा। पिछली रात को बंकम, शेर सिंह और चामुंडा हमारे पास आए और शेर सिंह बोला, आज रात हम रामगढ़ी चल रहे हैं। रामगढ़ी के नाम पर तो मैं एकदम तैयार हो गया। मेरे साथ के शंभुदास भी चलने को तैयार थे। हम पांचों खो से निकले और इसके बाद जंगल में हमारा सफ़र शुरू हो गया। जब मैंने देखा कि वे उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं जो वहाँ से सीधा यहाँ आता था, तो मैंने उन्हें टोका। मेरे टोकने पर शेर सिंह ने जवाब दिया, हम जानकर सीधे रास्ते से रामगढ़ी नहीं जा रहे हैं, इधर अभी खतरा है। जंगल का एक लंबा चक्कर लगाकर हमें दुश्मनों को धोखा देते हुए रामगढ़ी पहुँचना है। उसकी इस बात से मैं संतुष्ट हो गया। इसी तरह जंगल में सफ़र करते हमें करीब 2 घंटे गुजर गए। अचानक ही न जाने कैसे मुझ पर बेहोशी सी हावी होने लगी। बेहोश होते होते मैंने देखा कि शेर सिंह, बंकम दास, चामुंडा और शंभुदास की हालत भी मुझ जैसी ही है। उसके बाद क्या कुछ हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। आँख खुली तो खुद को गंगोत्री और विष्णु सिंह के पास पाया। यहीं हम अपना हाल बयान कर दें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, विष्णु सिंह ने कहा, और सारा किस्सा आप लोगों की समझ में भी आसानी से आ जाएगा। सूर्यजीत की इजाज़त मिलने पर गंगोत्री ने अपना हाल यूँ कहना शुरू किया।
आज से 3 दिन पहले महाराज सूर्यजीत ने हम दोनों यानी विष्णु सिंह और गंगोत्री को रमाकांत को देवकी की कैद से निकाल लाने की जिम्मेदारी सौंपी। मगर आपने ये काम इन्हें क्यों सौंपा? शेर सिंह ने उन्हें बीच में रोककर सूर्यजीत से सवाल किया। ये काम तो आपने हम में से करवाने की सोची थी, और मुझे लेने के लिए बंकम दास भी भरतपुर पहुंचा था। जब कई दिन से मुझे तुम्हारी या बंकम दास की कोई खबर न लगी तो मजबूरी में मुझे ये काम गंगोत्री और विष्णुदास को सौंपना पड़ा, महाराज सूर्यजीत ने जवाब दिया। हाँ तो गंगोत्री, आगे का हाल कहो। हम अगले दिन चंपानगर पहुँचे और वेश बदलकर शहर में बालादवी करने लगे, गंगोत्री ने आगे बताया। टोल लेते लेते हमें खबर लगी कि शेर सिंह और बंकम दास कुछ नकाबपोशों की मदद से रमाकांत और एक बूढ़े कैदी को, जिसे चंपानगर की आम रियाया अथवा साधारण सिपाही पहचानते नहीं थे, को कल ही कैद से निकाल कर ले गए। तुमने शहरी से यह पता लगाया कि वे किधर की तरफ गए थे? कल शाम तक हमें अपने मतलब की सारी बातें पता लग गईं और शाम के वक्त हम उसी तरफ जंगल में रवाना हुए जिधर हमें तुम्हें लेकर शेर सिंह और बंकम दास के जाने की खबर लगी थी। घने जंगलों में पहुंचकर हम फिर इधर उधर भटकते रहे, मगर 3 घंटे की लगातार टांग तोड़ाई के बावजूद हमें कुछ हासिल नहीं हो सका। थक हार कर हम एक दरख्त के नीचे बैठ गए। वहाँ सुस्ताते अभी मुश्किल से हमें आधा घंटा ही हुआ था कि जंगल में गूंजती कुछ आदमियों के आपस में बातचीत करने की आवाज़ें हमारे कानों में आने लगी। हमारे जो पाठक महाशय कभी जंगल में घूमे उन्हें ज़रूर इस बात का अनुभव होगा कि रात के सन्नाटे में जंगल में धीरे से की गई आवाज़ भी काफ़ी दूर से सुनी जा सकती है। हम दोनों चौंक कर खड़े हो गए और अंदाजे से आवाज़ की दिशा में बढ़े। कोई आधे घंटे बाद हमें 5 आदमियों का एक काफिला जंगल जंगल होता हुआ एक तरफ को जाता चमका। इन 5 में से 2 के हाथों में जली हुई मशालें थीं, जिनसे वे अपना रास्ता देख रहे थे। यहीं तो हम थे, बीच में रमाकांत बोल पड़ा। हाँ, गंगोत्री ने कहा। थोड़ी ही देर में हम आपको पहचान गए। हमें आपको, शेर सिंह को, बंकम दास को तो पहचान लिया था, मगर चामुंडा और आपके साथ चलते उस बूढ़े को नहीं पहचाना था। हमने अंदाज़ा लगाया कि आपके साथ चलता हुआ वो बूढ़ा वही है जिसे आपके साथ बंकम दास और शेर सिंह ने देवकी की कैद से निकाला था। आपको याद होगा कि अब 5 का काफिला 3 और 2 के हिस्सों में बंटकर चल रहा था। आगे आगे आप, मैं बूढ़ा और बंकम दास चल रहे थे। आपसे कोई 25 कदम पीछे चामुंडा और शेर सिंह चल रहे थे। जलती हुई एक मशाल बंकम दास के हाथ में थी और दूसरी चामुंडा के साथ चलते शेर सिंह के हाथ में। पहले तो हमने सोचा कि आगे बढ़कर आपसे मिलें, मगर तभी यही ख्याल आया कि आप लोग जा किधर रहे हैं। जिधर आप जा रहे थे उधर कोई रियासत ना होकर घना जंगल ही जंगल है। हमने ये भी महसूस किया कि आपके 25 कदम पीछे चलते हुए चामुंडा और शेर सिंह इस तरह कुछ बातें करते जा रहे हैं कि उनकी आवाज़ आप तक ना पहुंच सके। आपस में राय करके हम शेर सिंह और चामुंडा के पीछे पीछे काफ़ी करीब रहकर चलने लगे। अब यहाँ उनकी बातों का मुख्तर तो मैं क्या बयान करूँ, मगर हाँ, उनकी बातों का सारांश ज़रूर बता देता हूँ, गंगोत्री ने कहा। उनकी बातचीत से मुझे और विष्णु सिंह को ये मालूम हो गया कि वे शेर सिंह और बंकम दास नकली हैं। वो बूढ़ा जो आपके साथ चल रहा था, इन्हीं की बातों से हमें मालूम हो कि वो शंभुदास है। शंभुदास का नाम सुनकर हम एक बार को तो चौंके कि शंभुदास तो आज से 5 बरस पहले मर चुका है। उनकी बातों से ही हमें यह भी मालूम हो गया कि असल में शंभुदास मरे नहीं थे, बल्कि उन्हें रानी देवकी ने पिछले 5 साल से कैद कर रखा था। ये भी मालूम हो गया कि आपके साथ जो बूढ़ा चल रहा है वो शंभुदास जैसी सूरत में तो है, मगर शंभुदास नहीं है। यानी उन्हीं की बातों से हमें यह भेद भी मालूम हो गया कि आपको धोखा देने के लिए उन्होंने किसी आदमी को शंभुदास बना रखा है। इतनी बातें सुनने के बाद हम समझ गए कि ये लोग जो भी हैं, जिनके भी अय्यार हैं, आपके दुश्मन हैं और बड़े ही गहरे चक्कर में फंसा कर उन्होंने आपको धोखे में डाल रखा है। अब हमारा धर्म आपको उनके चंगुल से आज़ाद कराना था। तरकीब सोचने लगे। क्या तुम्हें उनकी बातचीत से ये बिल्कुल मालूम ना हो सका कि वे लोग कौन थे और किसके लिए तैयारी करते थे? शेर सिंह ने गंगोत्री को बीच में टोक कर सवाल किया। और क्या तुम ये भी नहीं जान सके कि वे रमाकांत को कहाँ लिए जाते थे? जी नहीं, जवाब विष्णु सिंह ने दिया। हालांकि ये सब सवाल हमारे दिमाग में जन्मे थे, मगर हमने उनका जवाब जानने की बजाय कुमार रमाकांत को उनके चंगुल से आज़ाद कराने की बात को ज़्यादा अहमियत दी। लेकिन ये तो तुम्हें पता लगाना ही चाहिए था कि वे कौन थे। उसका इंतज़ाम भी हमने किया है, विष्णु सिंह ने जवाब दिया। पहले अपना बचा हुआ थोड़ा सा हाल कह लें, उसके बाद बताएंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पहले हमने कुमार को उनके चंगुल से निकालने के काम को ज़्यादा अहमियत दी। अपने इसी ख्याल को पूरा करने के लिए हम दोनों ने आपस में सलाह की और सलाह के मुताबिक हम रास्ता काटकर छोटे रास्ते के ज़रिए ऐसी जगह पहले ही पहुंच गए जहां से आपको गुजरना था। वहां पहुंचकर हमने बेहोशी की दवा का असर न होने वाली दवा खाई और अपने बटुए से निकालकर तरह तरह की बेहोशी की दवा वाली शीशियाँ आपके रास्ते में उलट दी। जिस वक्त आप 5 का काफिला उस जगह पहुंचा, तब तक वहाँ की हवा में बेहोशी की दवा की गंध मिल चुकी थी। इसी वजह से उस जगह आप सब खुद ब खुद बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। ओह, रमाकांत ने कहा।
तो वह तुम्हारी कार्रवाई थी? जी हाँ, जवाब गंगोत्री ने दिया। आप सबके बेहोश होने के बाद हमने आपको और नकली शंभुदास को अपने कब्जे में किया। बाकी को वहीं छोड़कर हम रामगढ़ी की तरफ रवाना हुए। चलते चलते हमें सुबह हो गई। एक दरख्त के नीचे हमने आपको लकलका सुंघाया तो आप होश में आ गए और अपनी आंखों के सामने हम दोनों को देखकर चौंक पड़े। इसके बाद आप लोगों में वहाँ किस किस्म की बातें हुई? शेर सिंह ने पूछा। हम दोनों ने कुमार साहब को वह सारी हकीकत बता दी जो हमें चामुंडा और नकली शेर सिंह की बातों से पता लगी थी। वे बातें ठीक हैं या नहीं, इस बात की जांच करने के लिए हमने कथित शंभुदास का चेहरा धोया। वाकई वे असली शंभुदास नहीं थे बल्कि बनाए गए थे। उसका भेद अपनी आंखों से देखने के बाद कुमार साहब मान गए कि दुश्मन ने इन्हें बड़ी बुरी तरह अपने जाल में फंसा रखा था और हमने इन्हें उस जाल से निकालकर बड़े इनाम का काम किया। बस वहाँ उस दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम करने के बाद हम यहाँ के लिए रवाना हो गए। हमारे रास्ते में किसी तरह की अड़चन नहीं आई, सीधे अभी ही आ रहे हैं। क्या तुमने उस अय्यार से जो नकली शंभुदास बना हुआ था कोई पूछताछ नहीं की? शेर सिंह ने पूछा। उससे ये जानना चाहिए था कि वह किसका अय्यार है, कुमार रमाकांत को वे इस गहरी साजिश में फंसाकर कहाँ ले जाना चाहते थे इत्यादि। अभी तो हम उसे सिर्फ तहखाने में बंद कर आए हैं, विष्णु सिंह ने जवाब दिया। इच्छा हो तो पूछताछ हो सकती है। कुछ देर और बातों के बाद यह फैसला हुआ कि तहखाने में चलकर उससे पूछताछ की जाए। वे सब वहाँ से उठकर तहखाने की तरफ रवाना हुए। रास्ते में कुमार रमाकांत ने शेर सिंह से सवाल किया, आप लोग यहाँ कब आए? हम आज रात के आखिरी पहर में यहाँ पहुँचे, शेर सिंह ने जवाब दिया। जब मैं और बंकम दास लौटकर उस दरख्त के नीचे आए जहाँ तुम्हें और शंभुदास को छोड़ गए थे तो तुम्हें वहाँ से गायब पाकर बहुत ही चकरा है। इस बात का तुम्हें ख्वाब भी नहीं था कि दो अय्यारों ने तुम्हें हमारी सूरत बनाकर धोखे में डाल दिया। कुछ देर तक हम बड़े ही ताज्जुब में पड़े जंगल में बालादवी करते हुए आपको तलाश करते रहे, परंतु आप ना मिले। फिर हमारे दिमाग में ये बात आई कि मुमकिन है कि आप लोग रामगढ़ी की तरफ निकल गए हों, लिहाजा हम यहाँ आए। रात ही में महाराज सूर्यजीत से बातें की, मगर मालूम पड़ा कि आप अभी तक यहाँ नहीं आए। हमने अपना सारा हाल महाराज के सामने रात में ही बयान कर दिया था। महाराज ने हमें बताया कि उन्होंने विष्णु सिंह और गंगोत्री को आपकी तलाश में भेजा है। बातचीत के बाद हमने फैसला किया कि मैं और बंकम दास आज दोपहर तक फिर आपकी तलाश में निकल जाएंगे, लेकिन अभी दोपहर हुई भी नहीं है कि आप वापस आ गए। आपका हाल सुनकर उलझन तो दूर हुई, ताज्जुब भी काफ़ी हद तक दूर हुआ। उसी किस्म की बातें करते हुए वे तहखाने में पहुंच गए और उस अय्यार से पूछताछ करने लगे, मगर वह आसानी से कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। मजबूर होकर अय्यार लोगों को उसकी ज़ुबान खुलवाने के लिए तकलीफ दे तरीके इस्तेमाल करने पड़े। बड़ी कोशिशों के बाद वह टूटा और शेर सिंह के सबसे पहले सवाल का जवाब उसने यूँ दिया, हम गुरु भूतेश्वर नाथ के शागिर्द अय्यार हैं। भूतेश्वर नाथ का नाम सुनते ही शेर सिंह बुरी तरह चौंक पड़ा। बोला, गुरु भूतेश्वर नाथ के शागिर्द? तुम झूठ बोलते हो। जब आप यकीन नहीं करेंगे तो इसमें मैं कर ही कह सकता हूँ, उस अय्यार ने कहा। कई साल तक शेर सिंह अजीब से ताज्जुब में पड़ा रहा। इस बात की तो उसे ख्वाब में भी उम्मीद नहीं थी कि इस मामले में कहीं भूतेश्वर नाथ का नाम भी आ सकता है। शेर सिंह को अब भी ऐसा लगा कि यह यार झूठ बोल रहा है। उसने फिर सवाल किया, तुम्हारा नाम? गोविंद। शेर सिंह ने उसे बड़ी कड़ी नज़रों से घूरा। गुरु भूतेश्वर नाथ को भला कुमार सूर्यजीत से क्या दुश्मनी हो सकती है जो वे तुम्हें यह हुक्म देंगे कि तुम कुमार रमाकांत और शंभुदास को इस कदर धोखे में डालो? हम ये नहीं जानते, गोविंद ने जवाब दिया। हमें गुरुजी ने जो हुक्म दिया उसकी तामील की। हम ये नहीं मान सकते कि तुम गुरु भूतेश्वर नाथ के अय्यार हो और ये सारी कार्रवाई उनकी है, शेर सिंह ने कहा। जब उन्होंने तुम्हें यह हुक्म दिया कि तुम शेर सिंह और बंकम दास बनकर रमाकांत और शंभुदास को धोखे में डालो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि गुरुजी को मालूम था कि इस मामले में मैं भी हूँ। इस तरह से वे अपना जो भी काम निकलवाना चाहते मुझसे निकलवा सकते थे। गुरुजी को इस कदर मेरे साथ तैयारी करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूर तुम झूठ बोल रहे हो और अब भी किसी तरह का धोखा देना चाहते हो। अब मैं आपको किस तरह यकीन दिला सकता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ? गोविंद ने मजबूरी जाहिर की। शेर सिंह 2-3 शायद कुछ सोचता रहा और फिर बोला, चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि तुम गुरु के शागिर्द तैयार हो। अब ज़रा ये बताओ कि तुम इस तरह कुमार को धोखे में डालकर कहाँ ले जाना चाहते थे? गुरु जी के हुक्म से गुरु जी के पास। उनके तो कई मकान हैं, शेर सिंह ने कहा। उस वक्त तुम कौन से मकान पर जा रहे थे? तालाब वाले मकान पर। जवाब सुनकर एक साइड शेर सिंह ने कुछ सोचा, फिर पूछा, शंभुदास कहाँ है? तुम्हारे इस सवाल का जवाब बड़ा ही दुखद है, गोविंद ने कहा। अभी तक खुश गुरु जी को भी शंभुदास का अंजाम पता नहीं है। हमें मालूम है कि जो कुछ हुआ है उसे सुनकर गुरु जी भी बहुत नाराज़ होंगे। हमारे लिए गुरु जी का हुक्म था कि हम पिछली रात यानी जिस रात कुमार को लेकर गुरु जी के पास जा रहे थे और विष्णु सिंह और गंगोत्री ने अपनी कार्रवाई की, कुमार रमाकांत और शंभुदास को लेकर उनके पास पहुंचे। मगर उससे पहली रात में न जाने कौन खंजर से असली शंभुदास और उनके साथ रहने वाली नकली रमाकांत की हत्या कर गया। हमने हत्यारे का पता लगाने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सके। क्या मतलब?
उसका जवाब सुनकर उछल पड़ा शेर सिंह। शंभुदास की हत्या हो गई? जी हाँ, गोविंद ने कहा। यह बात जितनी ताज्जुब की आपके लिए उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए। हमारी घाटी में किसी दुश्मन का आना नामुमकिन समझा जाता था, मगर उस रात घाटी में घुसकर न जाने कौन ये दो हत्याएं कर गया। हम सब तो इस तरफ से बिल्कुल बेखबर थे, तो न जाने कौन हमारी घाटी में घुसा और वे दो हत्याएं करके न जाने कहाँ गायब हो गया। हम लोगों को इस हत्या की खबर कल सुबह लगी। हत्यारे की काफ़ी भाग दौड़ के बाद भी तलाश नहीं की जा सकी। हम तो इस बात से पहले ही डर रहे थे कि जब गुरुजी को यह किस्सा मालूम होगा तो वे कितना गुस्सा करेंगे। दूसरे, अब एक तरह से कुमार रमाकांत भी हमारे हाथ से निकल गए। इसका मतलब तुम यही साबित करना चाहते हो कि तुम भूतेश्वर नाथ के अय्यार और शंभुदास मारे जा चुके हैं। साबित क्या करना चाहते हैं? असल बात ही यही है, गोविंद ने कहा। तुम इसे मानो ना मानो, परंतु हकीकत यही है। गोविंद बार बार यही कहता है, मगर फिर भी शेर सिंह को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। पाठक भी जानते हैं कि जो गोविंद कह रहा है सही वही है। शेर सिंह उसकी बातों का यकीन न करके बड़ी भारी भूल कर रहा है। खैर, जो होगा आगे देखा जाएगा। गोविंद से शेर सिंह इत्यादि ने कुछ देर और बातें की, मगर उससे ज़्यादा जानकारियाँ हासिल नहीं हो सकी जितनी कि हम ऊपर लिख आए हैं। इसके बाद वे पांचों तहखाने से निकलकर दरबार में आए। दरबार का काम आम तरीके से चला। आज दरबार में रमाकांत के लौटने की खुशी में जश्न मनाया गया। अभी ये जश्न चल ही रहा था कि एक प्यादे ने आकर खबर दी कि भरतपुर से कोई बहुत ही ज़रूरी और खुशी का पैगाम लेकर अय्यार गोपाल दास आया है। उन्हें फ़ौरन ही दरबार में तलब किया गया। गोपाल दास को इज्जत के साथ बिठाया गया। शेर सिंह से भी गोपाल दास मिले। दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर उस वक्त तो दरबार में होने वाले सन्नाटे का आलम देखने लायक था जब भरे दरबार में गोपाल दास ने राजा सुरेंद्र सिंह का पैगाम सुनाया। सुनकर जो आदमी जहाँ था वो वहीं जड़वत सा होकर रह गया। किसी को एकाएक यकीन नहीं आया कि सुरेंद्र सिंह ने वहाँ ऐसा पैगाम भिजवाया है। शेर सिंह तो सकते में ही रह गया। कुमार रमाकांत का दिल बड़ी तेजी से धड़का। खुद सूर्यजीत भी ये पैगाम सुनकर हक्के बक्के से रह गए। दरबार में मौजूद अन्य आदमियों की तरह कई शायद तक वे भी चुप रह गए। फिर बोले, क्या ये सच है? जी हाँ, गोपाल दास ने कहा। कल ही आपको कुमार रमाकांत की बारात लेकर भरतपुर पहुंचना है। कल ही? चौंके सूर्यजीत। इतनी जल्दी? जी हाँ, महाराज सुरेंद्र सिंह की ऐसी इच्छा है कि वह शादी कल ही हो जानी चाहिए, गोपाल दास ने कहा। उनका कहना है कि अगर किसी तरह की देर हुई तो मुमकिन है उनका इरादा बदल जाए। सूर्यजीत भला ऐसा कब चाहते थे? उनके लिए कांता जैसी पुत्रवधू भला इस दुनिया में दूसरी कौन हो सकती थी? वर्षों से महाराज सूर्यजीत के दिमाग में ये बात थी कि कांता उनकी पुत्रवधू बने, मगर कभी सुरेंद्र सिंह के सामने अपनी ये इच्छा जाहिर करने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। खुद रमाकांत कांता को पत्नी के रूप में अपने ख्यालों में सजाया करता था। हर दरबारी की यही मुराद थी कि कांता इस महल में बहू बनकर आए। उसी वक्त सूर्यजीत ने अपने सलाहकारों से सलाह की। सबकी एक ही राय थी, सुरेंद्र सिंह का पैगाम कबूल कर लो, कल ही बारात लेकर भरतपुर चलो। कुमार को भला कांता से बेहतर पत्नी कहाँ मिलेगी? सुरेंद्र सिंह का पैगाम फरमाया गया और इस खुशी में ऐसा जश्न मना कि आज तक किसी रियासत में नहीं मना होगा। उधर तो जश्न मन रहा था, इधर शेर सिंह बड़े ज़बरदस्त ताज्जुब में फंसा हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सुरेंद्र सिंह ने ये कैसा पैगाम भिजवाया। इस अनोखे पैगाम का सबब क्या है? कुछ भी सही, मगर सूर्यजीत का लड़का रमाकांत कांता के लायक वर नहीं था। दरबार में जश्न हो रहा था, मगर शेर सिंह गोपाल दास को एकांत में ले गया। वहाँ जाकर उसने कहा, गोपाल, ये तुम कैसा पैगाम लाए हो? महाराज की इच्छा के आगे भला हमारी क्या चल सकती है? अल्फाजों से जाहिर था कि गोपाल दास भी इस शादी से खुश नहीं था। मगर महाराज ने ऐसा फैसला लिया क्यों कर? शेर सिंह ने पूछा। गोपाल दास ने भरतपुर में होने वाली एक एक उस वारदात का खुलासा बयान कर दिया जो उसे मालूम था। पाठक गौर करें कि गोपाल दास को लक्ष्मी की गिरफ्तारी की कुछ भी खबर नहीं है, क्योंकि उस वारदात से पहले ही गोपाल दास वहाँ से रवाना हो चुका था। सारा हाल सुनने के बाद शेर सिंह बहुत गंभीर हो गया। बोला, देखा जाए तो महाराज का ये फैसला ठीक भी है। ठीक तो है, लेकिन कांता के लिए रमाकांत कुछ देर तक इसी तरह की बातें होती रहीं। फिर शेर सिंह ने यह फैसला किया कि वह भी सारे काम छोड़कर गोपाल दास के साथ भरतपुर जाएगा। सूर्यजीत ने अपनी तरफ से गोपाल दास की खूब खातिर की। 2 घंटे बाद गोपाल दास और शेर सिंह भरतपुर की तरफ रवाना हो गए। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं देवकांता संतति सीरीज़ के भाग 11 के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।